हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सबको पता है 18 जून को यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ था। डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक इवनिंग शिफ्ट थी। ऑल दो बहुत सारी गड़बड़ हुई, बहुत सारे बच्चों के थोड़े ड्रीम शैटर्ड हुए, बहुत सारा डैमेज हुआ। रिदम जो भी आपने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन किया था, हमने भी यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर किया था ऑफलाइन सेशंस में। सभी फैकल्टीज़ ने, सभी यूजीसी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी और उसमें हमें था कि आपका बहुत बढ़िया तरीके से पेपर जो होगा क्वालिफाई होगा। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए, मैसेज आए कि सर हमने बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है, लेकिन उसके बाद कुछ जो बड़े लोगों का नेक्सस है उस वजह से जो एग्ज़ाम था वो लीक हुआ या उसमें कोई छेड़खानी हुई अलग तरीके से। तो अब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा साइड पे हट के ही हम इस एग्ज़ाम को एनालिसिस कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के ये डाउट होंगे, अरे सर सबने तो पहले किया, आप इसको बाद में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जो लोग ऑफलाइन मेरे को जानते हैं या पहले भी आपने किसी माध्यम से मेरे को सुना है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस का आइडिया यूजीसी नेट पेपर 1 जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिए थे, अप्रॉक्सीमेटली पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन चाहूँगा। अब यहाँ पर जो आपका मेन एम है, मेन एम कौन सा है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर री एग्ज़ाम होगा, सर दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा डेफिनेटली। अब उसमें फॉर्म फिल हो रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा, या पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, देखो वो सारे डाउट्स बात की बात है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपने आप को रिविटलाइज करना है, अपने आप को रीएनर्जाइज करना, अपने आप को दोबारा इकट्ठा करना है कि क्या चीज़ें मेरे से मिस हो गई। हम उस बात पे लेके चलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन फिर वही बात, जिस तन लागे वो तन जाने। ठीक है, वो दोनों ही इक्वेशंस हैं। मैं तो न्यूट्रल साइड पे ही आपको कहूँगा, बट कि अब क्या कर सकते हैं, अब जो डैमेज हो गया। लेकिन हमें एक और प्रयास करना है, जैसे कि 12th फेल में है, दैट वी हैव टू रीस्टार्ट। अब उस रीस्टार्ट के अंदर क्या है, री एग्ज़ाम में क्या है, जो आज का पूरा एनालिसिस होगा, आपको ये वीडियो पूरी क्यों देखनी है, क्योंकि इनमें मैं दोनों शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। लेकिन अब जैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम में राइट हो। आप जब इसको आंसर देंगे आप कहेंगे अरे सर मैंने राइट लगाया था, काश ये पेपर का रिजल्ट आ जाता तो मेरा क्लियर हो जाता। अब ये नहीं सोचना, अब आपने ये सोचना है जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उसके अपसाइड जो एग्जामिनर है कितना आगे तक जा सकता है, कितना इस क्वेश्चंस को, कितना इस लेवल को अपलिफ्ट कर सकता है, कितना थोड़ा सा क्या डेविएट कर सकता है। जैसे इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, जितनी भी पेपर 1 की बुक्स हैं उसमें इसके बारे में कभी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पूरा एक पैडागॉगी का पार्ट है। अब हमें पता लग गया कि पैडागॉगी को ज़्यादा टच करने लग गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, तो हमें उसको और अच्छे से स्टडी करना है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब उसमें क्या इन्वेंशंस पर जा सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम देखा कि अब यूजीसी क्या कर रहा है, एनटीए क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है आपकी मेमोरी के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी आगे थी, कौन सी पीछे थी। लेट्स सपोज जैसे ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छुपा लेता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हमें यूजीसी ये देखना चाह रहा है, जो मैं आपका बता रहा हूँ कि राइट साइड लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जा रहा है, जो हमेशा आपको कहता हूँ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। यूजीसी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए 5 ईयर प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग, कि ये कौन सा था। इट मीन्स आप एक बहुत अच्छे क्रैमर होने चाहिए। अब इसमें समझ तो है नहीं है वो बात की बात है। सेम विद दिस, अब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, करेक्ट सीक्वेंस लगाइए जी, कौन सा पहले था कौन सा पहले नहीं था। फुल एग्ज़ाम में जिसको ये नंबरिंग याद होगी वो तो प्रोफेसर है, बाकी प्रोफेसर नहीं है। कि जिसको कंसेप्ट के वाइज क्वेश्चन बहुत कम थे लेकिन सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। इस तरीके से भी हम अपने आप को देख सकते हैं कि क्या मेरा वीक पॉइंट रहा। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो कि सर मेरे लिए एक मॉक प्रैक्टिस हो गई, अब मेरे को ये क्लियर हो गया कि कहाँ पर मेरी गलतियाँ हो रही थी। डीआई में गलतियाँ थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल ही ईजी पीजी था। बिल्कुल यूजीसी के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सिंपल लाइन के अंदर पैराग्राफ में हो और वही ऑप्शन के अंदर हो। दैट इज़ वेरी, मतलब है ना, ऐसे सोचने वाला था कि ऐसा क्यों हुआ।
तो आप ये बात समझ गए होंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं ऑनलाइन देख रहे हैं या आपने पहले ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं, मार्क माई वर्ड, ये स्टूडेंट जब भी एग्ज़ाम होगा, अब मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा आपके लिए कि कब एग्ज़ाम होने वाला, कैसे होने वाला, वो आपको मैं ऑनलाइन या मैसेज में आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपके लिए मैं सिर्फ इतना सा कर सकता हूँ, जो मैं ये सोच के साथ आया हूँ कि जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं उसका मैं आपको लेंथ ब्रेड्थ बता पाऊँ, हाइट बता पाऊँ कि यहाँ तक एग्ज़ामिनर जा सकता है, यहाँ तक आपको अपने आप के लिए प्रिपेयर करना है। तो होप सो आपको ये वाली छोटी सी इंट्रोडक्शन आज की क्लास की, या सर आप 18th के बाद आज ही क्यों इसको चूज़ किया है, सो इसीलिए कि सब ने जितना करना था कर लिया, उसके बाद इसकी बैकग्राउंड के ऊपर मेहनत किया गया, देखा गया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन चूज़ किया गया है, वैसे ही मैंने लिया। तो इसका जो आंसर है हमारे लिए थर्ड आंसर है, आप अपना अपना शीट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ दी ACE। अब ए क्या है हमारे पास, प्राइमिंग है, जो इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस मेमोरी की बात हम यहाँ पर करते हैं। एक हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स आ गए, जैसे हमने पेवलोव की थ्योरी किया था, दैट वाज आल्सो दी अनकॉन्शियस के साथ था। और उसके बाद जो ई ऑप्शन हमारे पास है वो है हमारा प्रोसीजरल मेमोरी। जो एपिसोडिक मेमोरी होगा वो हमारा एक्सप्लिसिट और सिमेंटिक उसमें चला जाएगा। अब इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है कि एग्जामिनर आपसे ये ना पूछ ले कौन कौन से पॉइंट आपसे इम्प्लिसिट में एक्सप्लिसिट में आ सकते हैं, तो इस तरीके का रहेगा। एक डाउट और भी था बच्चों का, मैंने उनको बोला कि शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन थे सेम उसी पैटर्न पे शिफ्ट 2 में भी थे। ऐसा थोड़ी होता कभी कि शिफ्ट 1 में वही क्वेश्चन पूछा जाए वैलिडिटी वाला, वही क्वेश्चन आपसे नंबर सीरीज़ का पूछा जाए। फिर तो 9 to 12 एग्ज़ाम था, दूसरा एग्ज़ाम 3 बजे था, तो तब तक तो बंदा प्रैक्टिस कर ही सकता है। चलो 1 बजे उसको पेपर मिल गया, 1.5 आवर तक, 2:30 तक या 2 बजे तक 1 घंटे के अंदर एनालिसिस आने शुरू हो गए थे, तो वहाँ से भी उसको पिकअप हो सकता था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं था, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट NTA, चलिए कोई बात नहीं, बट ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। हमारे पास जो एक्सप्लिसिट में रह गया, फैक्चुअल हो गया, ऑटोबायोग्राफिकल हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, पार्टिसिपेंट्स रिकॉल हो गया, ये हमारे एक्सप्लिसिट मेमोरी है। द डे यू फर्स्ट लर्न टू टाई योर शूज़ इस फॉर्म ऑफ द एक्सप्लिसिट मेमोरी, जब हम उसको देखते हैं। अब क्या करते हैं, सामने ही कॉन्शियस के साथ साथ खुद ही टाई कर लेते हैं, बात करते करते कि हाँ जी सर बटन्स को ऐड ऑन कर लिया, सर आपसे बात करते करते बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को बतानी है। इट्स नॉट द एनालिसिस, ये आपके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए है, जो 1 मंथ तक अप्रोक्सीमेशन में कह रहे हैं हो जाएगा, उसके लिए अपने आप को रेडी करने के लिए। बाकी हमारी टीम जो है, हमारा जो पूरा स्टाफ आपके लिए रेडी है, कभी भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी आप आके दोबारा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। इम्प्लिसिट एंड देयर इज़ द इमोशंस, परसेप्शन। अब जिसका परसेप्शन है वो कुछ भी हो सकता है, सेलेक्टिव परसेप्शन। अब जैसे हमारा परसेप्शन था कि उसके बाद ही जाएंगे, पहले सभी लोगों को बता देने लीजिए। देन बॉडीली एक्शंस हो गए और बॉडी की मेमोरीज होगी, जो हमारा प्राइमिंग भी इसी का पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास परसेप्शंस के साथ, इमोशंस के साथ, और उसी के साथ क्लासिक कंडीशन इफेक्ट हो गया, जैसे कि कॉग्निटिव के साथ जुड़ गया हमारे साथ, बॉडी एक्शंस हो गए, बॉडी मेमोरीज होगी, एंड दी प्रोसीजरल मेमोरी इज दी सब डिविजन्स ऑफ दी इम्प्लिसिट मेमोरी। उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे, एक्सप्लिसिट एंड दी इम्प्लिसिट। दिस इज दी क्वेश्चन 1। देखो बच्चे, इतना ही टाइम लगेगा, अपने आप को बोरिडम में नहीं डालना, फटीग में नहीं डालना, इसको फास्टली भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा एम जो आपके लिए है कि इन क्वेश्चन से भी हो सकता है 5-7 क्वेश्चन दोबारा से उसी पैटर्न पे आपको नेक्स्ट वाले एग्जाम में मिल जाएं। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो रहा था, हो सकता है आपका JRF हो जाए। हाँ भाई, हमें तो अभी अच्छा ही मान के चलना पड़ेगा कि अच्छा होने के लिए कुछ हुआ है, ऐसा कुछ है ना, बुरा तो हम नहीं सोच सकते, ऑल्दो कितने भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। अब जैसे ICSSR है, रूरल इंस्टीट्यूट्स NCRI है, फिलोसफिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, एडवांस स्टडीज़ है। अब जो मेरा मानना है, आप इसकी नंबरिंग तो देख सकते हैं। अब जहाँ से आपको देखना था, जैसे ये शिमला वाला था, कुछ स्नैप्स भी हैं यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं, तो आपने सिर्फ देखना था कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में जा रहे हैं या हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ये हायर एजुकेशन प्लस रिसर्च का बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इनके बारे में कोई डिटेल भी हमसे पूछी जा सकती है, या नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनना था वो शिमला वाला से ही बनना था, क्योंकि ये रीसेंट में ही बना हुआ था। बाकी अगर ऑप्शंस आप देखें, बाकी कोई सा भी अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, एडवांस स्टडी वाला रीसेंट में ही बना हुआ है, बाकी सभी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से पहले से ही
सेटअप हैं। और हमने क्लास में भी बात करी थी, ऑफलाइन में भी, कि जय किसान जय जवान जय किसान वाला नारा तो दिया, लेकिन पीएम ने जय अनुसंधान डाला, जय रिसर्च को ऐड ऑन किया गया। तो इसीलिए ये रिसर्च वाला पार्ट भी आगे आने वाले समय में आपके लिए रहेगा। इसीलिए शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, फौसे, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहे एग्ज़ाम में। इसीलिए रिसर्च के ऊपर भी थोड़ा सा इस तरीके का ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट टॉपिक्स में चल रहा है। ये क्वेश्चन 2 था जी। अब इसके रिलेटेड आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से देख सकते हैं कि जो रूरल इंस्टीट्यूट से 1995 था, हैदराबाद में है, ये मैंने ऐड ऑन आपके लिए किया गया है। ऑल दो जितने भी सारे चैनल्स हैं, हमने किसी से वाहवाही कोई अप्रिसिएशन नहीं लेनी, हमारे बच्चे ही सिलेक्ट हो जाएं, बस वही हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। तो हमें नहीं देखना कि किसी ने क्या डाला है, किसी ने क्या नहीं डाला, बट मैंने अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के हिसाब से, टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आपको ऐड ऑन करके दिया। अगर आप और भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ये स्पेस आपके लिए एम्प्टी है, आप अपने लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरे इमोशंस को, इस रिदम को कैच कर रहे होंगे और भटकना नहीं है, बस हमने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। देन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च है, 1969 है। तो और ये मैं बात कर रहा था जो शिमला वाली, जो कि स्नैप इसमें ऐड किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये शिमला का है। ICPCR 1977 है। काउंसिल ऑफ रिसर्च है, जो डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसीविंग्स करते हैं, और 1972 में। और ये पब्लिकेशंस आप देख सकते हैं। और जो हिस्टोरियन थे राम शरण शर्मा जी थे, और उसमें जो फंक्शनरी बॉडीज़ थे। अब ये क्यों किया गया अंडरलाइन? इसीलिए कि क्या पता कितना भी डाउन में जा सकते हैं, मान के चलिए वही लेंथ कितना भी हो सकता है, ब्रेड्थ कितना भी हो सकता है, हाइट कितना भी हो सकता है। बस अब आप ये मान के चलिए कोई पेट सिलेबस नहीं है, बस ये बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें तैर के जाना है हमने। चलिए थर्ड क्वेश्चन है। अब यही वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग था कि एजुकेशन कमीशन पहले था। एक और कन्फ्यूज़न किया गया, प्लीज़ बच्चे इसको नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे आपको मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कौन सा है, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कौन सा है, इंडियन एजुकेशन कमीशन कौन सा है। इस बात को प्लीज़ अंडरलाइन करिएगा, इसमें नहीं आगे आएगा। ये देखिए, इसको अगर हम कट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कमेटी होगी, लैंग्वेज कमीशन हो गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हो गया, अगर हम इन सबको सेटअप कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसके लिए तो बिल्कुल पेट ही रखना था हमने। रिकमेंडेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान, जो अब ये किस में चला गया, इकोनॉमिक्स में भी चला गया और हमारा हिस्टोरिकल पीरियड में चला गया। जैसे कि मैंने थोड़ा सा कटाक्ष करके बताया कि अब एनटीए ये जज करेगा कि आपकी हिस्ट्री या आपकी जो मेमोरी है वो कितनी शार्प है इन टर्म्स ऑफ द पास्ट। वो ये नहीं देखेगा कि आप रिसर्चर कैसे बनने जा रहे हैं। अब आप देखिए, क्या इससे हमारा कोई लेना देना है आने वाले समय को पढ़ाने के लिए? अब शायद वो यूपीएससी के लेवल का पेपर बना रहा है, फिर ठीक है, उसके लिए ठीक है। तो द लैंग्वेज कमीशन है, रूरल है, और कमेटी ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी है। ये मान सकते हैं आप कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन कमेटीज़ थी उसके रिगार्डिंग माना गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और 3 डिग्री कोर्स ये वाला नहीं था, ये प्री वाले में हमारे पास आना था। ए वाले ऑप्शन से आप जज कर सकते थे, ये वाला कैंसिल होना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन प्री में था, पोस्ट में नहीं था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यही वही बात है, अगेन हिस्ट्री। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, जॉन लॉके ने क्या कहा था, कार्ल मैक्स ने क्या कहा था। अब जिसका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है उनको तो पता होगा, अब जिसका सोशियोलॉजी है वो क्या करेगा। अब जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है, अब जिसके पास ज्योग्राफी है, ये अलग अलग पार्ट है ना, सबको अलग अलग दिया गया। जैसे जिसमें हिस्ट्री पूछा गया उसी का पैटर्न है, देखिए ध्यान से। फिर एडम स्मिथ है कि किसने क्या बोला, लेकिन डाला पेपर 1 में क्वेश्चन है फ्री कमर्स एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रेड की बात कौन कर रहे थे, अब ये हमारे पता ही है। फिर कम्युनिकेशन की बात किसने करी, कंड्यूट की बात, क्योंकि ये कंड्यूट जो वर्ड था डियर स्टूडेंट्स, ये बात हमने क्लास में करी है। ये बात मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, ये क्लास में हमने कम्युनिकेशन का जब चैप्टर डिस्कस किया था, कंडक्ट कंड्यूट ये वाली बात हमने करी थी। और अलग अलग फॉर्मेशंस में ये बात हमें, जो जॉन लॉके हैं उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी है। ठीक है जी, जॉन लॉके की ये बात थी। तो उसमें से यहाँ से हम, ये हमारे पास जो आंसर आपने अगर लगाया होगा, दिस इज़ द आंसर 4, A4 है, B1 है,
देन अगेन जो फ्री कमर्स एंड कम्युनिकेशन, और इसमें अगर अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ की बात करें जिसमें हमने डेविड रिकार्डो यहाँ पे एब्सेंट हैं, अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएं तो फिर वही कंपैरेटिव कोस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का है और कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, अलग अलग जो थ्योरीज़ हैं। मैं पेपर 2 में ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा आपको, लेकिन थोड़ा सा उन वर्ड्स को भी हमें देखना पड़ेगा। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपने क्या देखना है कि अल्फ्रेड मार्शल की कम्युनिकेशन वाइज क्या था, कंसेप्ट वाइज। पहले जो क्वेश्चन आते थे जब ऑफलाइन पेपर होता था उस टाइम यही पूछा जाता कि इसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, वही बात हुई, वो उन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दिया है। इसके ऊपर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देना जब आप नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके जी, हाँ जी। लॉके बिलीव्स ये मैं आपको बता चुका हूँ। कम्युनिकेट देयर आइडियाज़, द कंटेंट ऑफ देयर माइंड्स, द वर्ड सिग्निफाइड इंडिकेट द marks of sensible ideas. Smith argued everyone freedom to produce, exchange of goods, they please free trade and opening the market up to the domestic and foreign competition, and self interest would promote greater prosperity than could stringent government regulation. वो तो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर आपने स्ट्रिक्ट कर दिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप फ्री करेंगे तो एक दूसरे के लिए हम डोमेस्टिक और फॉरेन वाइज क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं। अगेन फिर वही पेपर 2 पेपर 1 मिक्सअप है बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल बिजनेस कंसेप्ट, तो ये उन्होंने ऐड ऑन कर दिया। अब मान के चलिए कि पेपर 1 आपके हिसाब से नहीं आएगा कि आपके पेपर 2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिफ्ट 1 में अपने हिसाब से है, ये शिफ्ट 1 का है, शिफ्ट 2 का बाद में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड इज, हाँ जी, रिसर्च का एक्यूरेट क्वेश्चन। अब यही जो एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम लेवल है ये बनता है कि जो आप आगे जाके रिसर्चर बनेंगे, आप आगे जाके बच्चों को टीच करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये क्वेश्चन है। पहले वाला तो सिर्फ हिस्टोरिकल किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, बस अब तो फिर वही रटना शुरू कर दो, बाकी तो कंसेप्ट। दिस इज़ दी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और वी कैन से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब मोर देन 1 वेरिएबल की बात करिए हम, यहाँ पर दिख जाना चाहिए बाई वेरिएट है, मल्टी वेरिएट है। जब मोर देन 1 है तो इसका जो आंसर हमारे पास बी और सी है, अगर सेकंड ऑप्शन है, और दो लिखा भी हुआ है। यूनिट डिटरमिन द लेवल ऑफ वेरिएबल, यूनिवेरिएट है, और बाई वेरिएट और मल्टी में दोनों काम आएंगे जब ज़्यादा वेरिएबल्स को अपन देखेंगे। क्लियर है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू ग्रुप टू अचीव इट्स गोल, मीन्स इसको बहुत बढ़िया डेनोटेशन में डाला गया, बहुत बढ़िया डेनोटेशन। इट्स नॉट दी कॉनोटेशन, इट्स दी ग्रेट डेनोटेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, ध्यान से देखिए, हमने गोल्स भी पढ़े थे ना। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है, इन तीनों के ऊपर हमने कम्युनिकेशन की क्लास में बहुत प्रेस करा था कि इसमें से बच्चे क्वेश्चन आएगा, पब्लिक कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके रिगार्डिंग कुछ पैराग्राफ भी आए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए और डेनोटेटेड मीनिंग में थे, जैसे कि कैसे गोल्स को अचीव किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपके लिए छोटा सा हिंट भी लिखा है कि हमने इनकरेज करना है। क्या इनकरेज हो रहा है जी इसमें, क्या इसमें इनकरेज हो रहा है? नहीं। तो हमारे पास जो इनकरेज हो रहा है प्रमोटिव रोल की, हाँ, हम उसको और आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। व्हाट वी आर डूइंग हेयर, हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो एक तरह की इनकरेजमेंट है कि जो क्वेश्चन आपने पहले देख लिए हैं उसके जैसे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। 2 चीज़ें होंगी इसमें, प्रोबेबिलिटी है 1/2 है कि हो सकता है कि वही सीरीज़ वाला फॉलो कर ले एग्जामिनर, 1 day 1 एग्ज़ाम कह रहे थे, हो सकता है एक दिन में हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई कंसेप्ट उठा ही ना, पुराना 2022, 21, 20 वाला कंसेप्ट उठा ले। तो दोनों रेडी करने हैं हमने। क्लियर? चलिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रमोटिव रोल है। और इस तरीके के जो कटिंग्स हैं, स्निपेट्स हैं, मैंने आपके लिए इसलिए दिया है कि आपको पता चले कि कितना और मेहनत करना बाकी है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। It refers to the specific objective one aims to achieve, conveying a message, whether it's to inform, persuade, entertain or build the relation, ensuring the intended message effectively delivered। और हम बात कर रहे हैं, जैसे हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, AAA ब्राइट अकेडमी के चैनल से कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसमें ना हो तो उसमें कम्युनिकेशन क्या है, नॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर साइड पे कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उस तरीके की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, गोल पूरा करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेगा और उसमें इनकरेजमेंट होगी, उसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगा, कोई भी इनफॉर्मल नहीं होगा, कोई भी गॉसिप नहीं होगा, कोई भी ग्रेपवाइन नहीं होगा। हाँ जी, 95% ऑफ अटेंडेंस विल बी एबल टू समराइज दी की पॉइंट्स विदाउट दी एम्बिग्यूटी, और वी कैन से एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। ओके और गोल्स 90% हमारे अचीव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये बात फिर वहीं पे आ गई
जो मैंने आपको बताया था, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च पोर्टल्स हैं, जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था, अपनी अपनी कॉपी उठा के देख सकते हैं बच्चे आप सभी, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ द ICT इनिशिएटिव्स। मैं दोबारा फिर आपके लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ICT के जितने इनिशिएटिव्स हैं रिलेटेड टू दी टीचिंग, रिलेटेड टू दी रिसर्च एंड मैनी मोर, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से स्वयं प्रभा के बारे में पूछा गया, नेट के बारे में, ई विद्वान के बारे में, शोध सिंधु के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, इनिशिएटिव डेटाबेस ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, जहाँ पर विद्वान को तो हम वही साइंटिस्ट ही कहते हैं, यहीं से दिख जाना चाहिए था, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी, जो तो चैनल्स वाला है। अब हम क्या करेंगे आपके लिए, ये वाला देखिए ध्यान से कि विद्वान का काम क्या है, ऑल दो लिखा हुआ प्रीमियर डेटाबेस ऑफ द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर एंड अदर दी फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट द लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इस तरीके की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चे। देखिए उसी पैटर्न पे लगे रहेंगे तो हमें आप ये समझिए कि एक हिंट की तरह हमें दे दिया गया पेपर, हमने वो पेपर ले लिया। आप बार बार अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम इनको तो याद करिए, हो सकता है एग्जामिनर ब्लफ भी कर सकता है कि नहीं उसी बेस पे दे दे, हमें एग्ज़ाम दे सकता है, ओके क्योंकि वो ये भी सोचेगा कि कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी। अब जिन्होंने पैसे वैसे दिए उनका तो चलो क्या ही कहना। देन शोध सिंधु, access to the e-resources to the university, colleges and center funded टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डियर स्टूडेंट्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए चारों की चारों ऑप्शन समझना ज़रूरी है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में जो आगे जुलाई में या अगस्त के अंदर एग्ज़ाम होगा तो उसमें इसके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो सभी ऑप्शंस आपको आनी चाहिए। अब किसी जगह पर क्या है, वही मैंने बताया, मैंने ये कंपैरिजन नहीं करना किसने क्या क्या नहीं किया, ये हमारा ही पैटर्न है कि सारी ऑप्शंस को देखें और उसके बारे में देखें, और इसीलिए आपके लिए स्निपेट्स को मैंने ऐड ऑन किया है। और ये आप ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये विद्वान वाला है और ये शोध सिंधु वाला है, ये स्वयं प्रभा वाला है जिसमें हमने DTI चैनल की बात करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं, हायर एजुकेशन भी है, स्कूल एजुकेशन भी है, जिसमें 40+ चैनल्स हो गए हैं। पहले 32 थे, निमिक्ट के थ्रू इसको लिया गया। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। एक और ट्विस्ट है, जैसे स्कैनर आपको दिया गया ना इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसमें से आपको चैनल के सामने वाला नंबर भी पहले पूछा गया कि ये चैनल कौन से पे चलता है, क्या नाम है। ये आप सब ने प्रैक्टिस करी हुई है, मैं तो ये सिर्फ आप सब के लिए, क्योंकि कुछ लोग बच्चे घर चले गए हैं, सबको ऑफलाइन मैसेज देना बड़ा डिफ़िकल्ट था, इसीलिए आप सब के लिए बनाया गया है। हाँ, बाकी और बच्चे देख लेंगे, उनके लिए बेस्ट विशेष हैं। डन। ये हमारे पास आ गया जी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसमें डिजिटल सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट्स हैं जो स्टोर्ड हैं, और 24/7 है, क्विक और लेबल वेरिफिकेशन है एकेडमिक अवार्ड्स के लिए। और ये लास्ट ईयर भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। हाँ जी, टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क सेपरेशन बिटवीन दी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब सेपरेशन का मीनिंग क्या है कि दूर दूर है, अब ये हम क्या हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, उसी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। तो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन तो बिल्कुल यहाँ से प्रोजेक्शन हुआ, ये सामने आ गया, प्रिंटिंग तो करके सामने पकड़ाई दिया पेज पे। अब ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमारे सामने ही हैं कि ये बिल्कुल ओके है। अब हमारे सामने फ़ोटोग्राफी होगी, वो भी फिज़िकली हो गया, लेकिन सेपरेशन कहाँ पर बताया कि ट्रांसपोर्ट करना और कम्युनिकेट करना, लेके जाना। अब आप कहोगे सर पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, सर फोटोग्राफी कैसे हो सर, वहाँ से प्रिंट होके आती, लैब के सामने तो थी, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ, दैट इज़ द टेलीग्राफ इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज वेयर द सेंडर यूज़ द सिम्बॉलिक कोड्स। और जब टाइटन की बात थी उसमें भी इसी तरीके का टैप करके मूर्स कोड के साथ मैसेज किया गया, इस तरीके के साथ इसको टैप करते हैं, ठीक है। और आगे आगे ये भी टैपिंग के लिए ही है, और आगे जाके सिग्नल सेंड होता है, दैट इज़ दी टेलीग्राफ। बाकी ऑप्शंस भी आप समझ चुके हैं। अब आप देखो यहाँ से एक और ट्विस्ट लेके आइए माइंड के अंदर, आपको कि सर बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है सर। ट्विस्ट क्या है, देखो इतना पीछे चले गए एग्ज़ाम में, टेलीग्राफ पे, कम्युनिकेशन में, तो कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बार टाइम रेडियो पे जा सकते हैं, और भी टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं। आपको ये बैठने नहीं देंगे NTA वाले, कैसे कि नया पढ़ना है पुराना पढ़ना है, तो मान के चलिए कि हिस्ट्री वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है। नया तो पढ़ ही लिया ना हमने,
नया तो क्लास में पढ़ लिया आपने, और 2 अलग अलग चैनल्स पे देख लिया होगा, अलग अलग जो हमने यहाँ पे कोर्स बनाया उसमें देख लिया होगा, सब चीज़ें आपने देख ली हैं, नोट्स भी देख लिए, लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकल को एक बार देख लीजिएगा। वो चाहते हैं, हो सकता है जिसने एग्ज़ाम सेट किया हो वो कहाँ से हो, काफ़ी पुराने थॉट्स के साथ, इसीलिए उसने टेलीग्राफ को चूज़ किया, नया चूज़ नहीं किया उसने। चलिए कोई बात नहीं, हमें थॉट तो पता चला, उसके एसेंस तो पता चला ना एग्जामिनर का कि कैसे है। चलिए हाँ जी, यही मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब खुद ही करिए, शोध सिंधु है, गंगोत्री है, शुद्धि है। अब यहाँ पे आपको कहाँ से अटैम्प्ट करना था क्वेश्चन, जो जैसे मैंने अभी देखा आपको बताया। अब शुद्धि है मतलब उसको साफ करना, तो यहाँ से बस देख लीजिए, प्लेजरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव एम टू इंश्योर ओरिजिनलिटी टू दी एकेडमिक राइटिंग। और बच्चों ने भी यही बात बताई, कुछ बच्चों की तो प्रैक्टिस करवा दी गई थी कि बच्चे हमने कैंसिल करके करनी है ऑप्शंस को। एक में देख लो, क्या सी का 4 है, देखो कहीं पे सी का 4 है जी, देखो सी का 4 है जी, बस यही है जो हमने लिखा हुआ है सी का 4, और कहीं नहीं। इसको हम कहते हैं ऑप्शन को कट करना। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार UGC के एग्ज़ाम में आपको सर सारी चीज़ें पहले, हाँ जी बिल्कुल, पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें दोनों ऑप्शन सेम ही थी, तो पता ही था कुछ प्रिंटिंग एरर्स हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप ऑप्शंस को कैंसिल कर रहे हैं कि सी का 2 है, सी का 3 है, सी का 4 है, 3 है, कि ईजी है, जल्दी पता चल रहा है। मार्क माई वर्ड्स, जुलाई और अगस्त में जब भी एग्ज़ाम होगा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सी का 4 है ना, यहाँ पर भी सी का 4 होगा, यहाँ पर डी का 3 होगा, मतलब आपका समय और बर्बाद किया जाएगा। पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि एक ऑप्शन चूज़ किया, देखा, बस आगे बढ़ गए, जिसको पता है, बाकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर देखना है तो हमारे पास क्या है, शोध सिंधु अभी हमने करा है, ई रिसोर्सेज की बात करी है। अगर हम फ्री लेबर एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर है जो फॉसे की बात है, उसके बाद सिनॉप्सिस को हम होस्ट करते हैं, जो हमारे लिए डी का ये हमारे पास बी का फर्स्ट ऑप्शन है, शोध गंगोत्री। अब ये आके मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी शोध गंगोत्री जो होस्ट करेंगे। सेम पॉइंट लिखे हुए देख लीजिए आप, जो उसके ऊपर एक टैग लाइन चली हुई है ना, बस वही लाइन है। देखो ये पहली लाइन पढ़ो, फ्री लेबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बस ये दिखाना मेरे को आपको। ये शोध शुद्धि वाला हो गया, प्लेजरिज्म वाला हो गया, ये प्लेजरिज्म इशूज़ हो गए। हाँ ये देखिए ध्यान से, ये बताना था। अब बताइए, NTA का पेपर है, सेम लाइन जो सॉफ्टवेयर पे लिखी हो वही है, देख लीजिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो इसीलिए सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। आपको बता दिया अभी, शोध गंगोत्री, शुद्धि, फॉसे बेटर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये अब हम कह सकते हैं कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट है और ईजी है। आपको भेजा था ना कि मॉडरेट है, इजी है, डिफ़िकल्ट है। अब देखो सारा हिस्टोरिकल आया, 2-3 ही कंसेप्ट बेस है, या बाकी नॉर्मल याद करने वाले थे कि रिसर्च कौन सा है। देखो ध्यान से ज़रा, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज़ इक्वल चांस, सभी के पास भी सेम चांस है सैंपल में। अब कोटा तो पहले कुछ कह रहा है, जजमेंटल भी कुछ कह रहा है कि पहले जज कर चुके हैं, कन्वीनियंस है कि अपने हिसाब से ले लिया। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज ओनली दी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे मैंने बताया। अब आपके लिए भी क्या है एग्जाम में, 1/2 कौन से में आ सकता है जी आपका, यही वाला पेपर दोबारा से, मतलब इसी टेस्ट, एग्जामिनर का जो टेस्ट है, थॉट प्रोसेस है, एसेंस है, क्या चाह रहा है, या फिर 1/2 कहीं पे जा सकता है, नहीं भी आ सकता। कुछ नए थीम पे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, डिफ़िकल्ट वन। ओके, हाँ जी, इस तरीके की सैम्पलिंग है, इस तरीके से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रैंडम में किसी को भी ले सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड्स में 2 अलग अलग स्टेटस बने हुए हैं, इसमें से 3 ले लिए, उसमें से 1 ले लिया। सिस्टेमैटिक में सब में से 1-1 हमने ले लिया है। क्लस्टर में सारे अलग अलग थे, हेट्रोजीनियस थे, 2-2 उठा लिए हैं। मल्टी स्टेज में जैसे हमने रिक्रूट मोनो सिलेक्शन की बात करी, कन्वीनियंस में जो अच्छा लगा मैंने पिक कर लिया, वॉलंटरी जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सैम्पलिंग्स को भी रिवाइज करके जाइएगा। अच्छे क्वेश्चन थे, 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे सैम्पलिंग के ऊपर भी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस बात का तो आपको बिलीफ हो गया होगा, रिसर्च के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन हायर एजुकेशन वाइज थे, रेपोजिटरी वाइज थे, या डेजर्टेशन वाइज थे, हाइपोथेसिस वाइज थे, प्रोसेस वाइज थे, कॉन्सेप्ट वाइज थे, बाकी हिस्ट्री वाइज थे। ये दोनों टेस्ट आप समझिए। तो यहाँ पर हमें देखना अगर हो कि सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस में क्या आएगा। अब देखो ये बी है, ये ए है, ये डी है, ये ए है। अब आपको पता चल गया क्या करना है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इतना ईजी कभी हुआ नहीं है,
हो गया कोई बात नहीं, आने वाले समय में ये मान के मत चलिएगा कि ऐसा ही होगा, तो सब में एक जैसी ऑप्शन नहीं आएगी। हो सकता है इसमें भी डी वाली ऑप्शन साथ में रहे, बी सी आगे पीछे कर दें या सी भी आगे कर दें। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इस तरीके से बच्चे जब कॉल किया ना 12th एग्ज़ाम हुआ 1:15 बजे फ़ोन, अरे सर क्या बात है, पूरा सर बढ़िया करके आए हैं पेपर सर, एक एक ऑप्शन सर हमें आज दिख रही थी सर, सामने हम क्लिक करके आए हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने अटैम्प्ट किया और आपका मनोबल बहुत अच्छे से बढ़ा कि हाँ आप अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ कि ये ईजी था, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक ही ऑप्शन से पता चल जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है 2 के लिए कि 2 से कैसे चूज़ करना है। डन, चलिए। हाँ जी, ये एक रिवीजन है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न है, देन दी जनरल कंक्लूजन है। और हमने इसमें जो एग्जांपल लिया था डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा लिया था, ग्रेविटी का लिया था। अब आप ये मत सोचिएगा सर ये ऑफलाइन क्लास की तरह नहीं है कि सर आप मतलब मैच कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी सारी ऑफलाइन क्लास, पता ना एक रूम नंबर यहाँ पर क्लास लग रही थी, एक नीचे स्पेक्ट्रम में क्लास लग रही थी, तो बस मान के चलिए कि वहीं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। आपने अपने लिए सोचना है, आपके लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि आप सभी सिलेक्ट ज़रूर हों जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमें आएगा। इसमें मैंने ग्रेविटी का लिया था कि जनरल बना दिया जी सभी के लिए थ्योरी। अब यहाँ पर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, रिवीजन भी कर सकते हैं उसके अंदर, थ्योरी के अंदर। इस तरीके का क्वेश्चन भी था, तो आंसर 2 था हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, आ गया जो मैंने आपको बताया था, मीडिया क्वालिटी। ये बात हमने क्लास में भी करी थी, दैट इज़ द पब्लिक एंड द मास कम्युनिकेशन। इसके ऊपर बहुत अच्छे डेनोटेशन वाइज क्वेश्चन आए हैं, बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी देखनी है। अब जब मीडिया का क्वेश्चन आया तो सबको लगा अरे यार जो मीडिया हमारे देश में है क्या वैसा तो नहीं है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, इवैल्यूएशन है, अकाउंटेबिलिटी है, ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं? पहले ये बताइए, ध्यान से बताइए, क्या ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं? जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ यही तो धोखा होगा, उनको लगा नहीं ऑडियंस को तो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको यही गड़बड़ हो गई। जो दूसरी वाली पार्टी थी जो बिन करी, अलग अलग यूपी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मीडिया के साथ ही उन्होंने मैसेज प्रमोट करना शुरू किया कि नहीं जी ऐसे हो जाएगा, संविधान चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे प्रमोशन किया मीन्स उन्होंने। तो मॉनिटरिंग है, एजुकेशन है, फीडबैक है। अब बी ऑप्शन वाला देखिए, क्या कंट्रोल कर सकते हैं? 3 में बी ऑप्शन है। बस अगर ये मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो अलग बात है। तो हमारे पास क्या है, ये ऑडियंस को कंट्रोल हम नहीं कर सकते, ऑडियंस की अपनी परसेप्शन होती है। अब जैसे मैं ये परसेप्ट करके चल रहा हूँ, ये मेरी परसेप्शन है कि जो बच्चों को मैंने ऑफलाइन टीच किया है उनके लिए तो कम से कम जाए। ऑनलाइन इसीलिए डाल रहे हैं कि कुछ बच्चे अगर घर चले गए हैं या दोबारा नहीं आ सकते पूछने के लिए, कॉल करने के लिए, या बिज़ी हैं, या फिर और जो हमारी ऑडियंस है वो भी इसको इस तरीके से देख सकती है कि जो क्लास में बात हुई है उसी के ऊपर हम ये बात रख रहे हैं और ओपनली मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और यूजीसी का भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पैटर्न पे रखा हुआ। ऑल्दो टीचिंग के बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो हमारे इसी चैनल पे हैं, टीजीटी के रिगार्डिंग है, पीजीटी के रिगार्डिंग है, पैडागॉजी के रिगार्डिंग है, वो भी आप अपना देख सकते हैं। ओके, क्योंकि टेस्ट वही है जो रिसर्च फॉलो करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि यूजीसी के लिए, जैसे मैं फर्स्ट वीडियो फॉर यूजीसी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन उससे पहले जो दिया गया है टेस्ट वही है, रिसर्च वही है, उसी के ऊपर मतलब कि मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे और बच्चों को ज़रूर क्वालिफाई करवाएंगे। ओके, चलिए जी। हाँ जी, दिस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में आपने डाल दिया, ये दोबारा से रिपीट कैसे हो सकता है जी शिफ्ट 2 में? ये वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन था। वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू सिंगल प्रपोजिशन, और हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था कि जो प्रमाइस 1 थी, प्रमाइस 2 थी और कंक्लूजन था, बस उसी के साथ हमने बताना था। या फिर प्रपोजिशन की आप बात कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ए और बी, द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन अप्लाई टू सिंगल प्रोपोजिशन एंड कैन नेवर। और जो वैलिडिटी है ज़रूरी नहीं है कि वैलिड होगा ही होगा, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये हमारे पास है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकते हैं कि भाई उसने कहा है यही कंक्लूजन है। जैसे हमने इसलिए तो फैलेसी बनाया, किसने कहा, अरे उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन में वोट डाल देंगे तो हम आपको 8-8 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। अब नहीं हुआ तो दैट वाज दी प्रमाइस 1। और वैलिडिटी हो भी सकती है, नहीं, बट उसको हम कभी भी अपने साथ पे अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए, नहीं अप्लाई हुई, ना ही पैसे ट्रांसफ़र हुए। सो थर्ड को चेक कर लेते हैं, बाय देमसेल्फ कैन बी वैलिड बट नॉट बी इनवैलिड। अब ये तो अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, पैराडॉक्स है।
preposition by themselves can be valid but not invalid. Means जैसे sky is blue but blue is green, green is pink, ये हमने क्लास में भी बात करी थी कि हमने उसको इमोशंस में नहीं जाना. स्काई वैसा ही है क्वेश्चन के हिसाब से कि पिंक ही हो सकता है, लेकिन हम कहें नहीं सर नहीं हो सकता, तो बट वो इनवैलिड, तो इनवैलिड ही है. preposition कैन नॉट बी वैलिड बाई इट सेल्फ, थ्रू इट कैन बी इनवैलिड ऑन इट्स ओन. जैसे हमने मैमल्स की बात करी थी, हमने वेल्स की बात करी थी. लंग्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऑल मैमल्स हैव लंग्स बट ऑल दी जो वेल्स हैं क्या मैमल्स में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, उसके रिगार्डिंग जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सी और डी क्या हो रहा है हमारे लिए रॉन्ग हो रहा है. हाँ जी, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ये हमारा जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया. ध्यान से इस बात को सुनिएगा, पहला सुना इधर से ध्यान से ज़रा, ठीक है. इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन देखो ये सेम है, इंडियन अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, दो अलग अलग हो गए. कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये तो हमने सैडलर कमीशन में ही लिखा था, जो मैंने नोट्स आपको पीडीएफ में भेजे थे, हैंड रिटन नोट्स भेजे थे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कौन सा है, तो ये तो वहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए. अब यहाँ से जो इंडियन है, देखो वहाँ पर भी इंडियन एजुकेशन कमीशन, लेकिन यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन. अब यहाँ पर हमने देखना था कि मैकलॉय वाला तो नहीं था, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला क्या था, क्या हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाला तो नहीं था, कि उनमें से डीप रूट में से क्वेश्चन लिया, क्या दौलत सिंह कोठारी वाला था, डीएस कोठारी साहब वाला था, बस वही चेक करना था. तो हमारे पास जो है दैट इज़ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात थी. हाँ जी, इंडियन एजुकेशन कमीशन देखिए, जो हंटर कमीशन की बात कर रहे थे, जो IEC ऐसे याद कर लो, IEC हंटर कमीशन वाला. और हमारे पास ये सैडलर वाला आपको मैं बता चुका हूँ, जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है वो हमारे पास ये था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, और यहीं से जो हमारा जो एक्ट बना 1904 वाला एक्ट बना, इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट था, जो मैंने आपको बताया भी था क्लास में, अभी भी आपको मैं ये बता रहा हूँ. अब उसमें और ये सैडलर कमीशन हमने बात करी थी, और जो हमारे पास एक ही पॉइंट बच गया है दैट इज़ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस चांसलर बना. अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा क्यों दिया गया है, सोच रहे हैं कि अगर एग्जामिनर ने इतना कुछ आपको उलझा दिया है तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आपने खुद ही पहचान करना है कितना डीप इन दी सी वो आपको लेके जा सकता है. हाँ, अगर उसने चाहा, जैसे बहुत फेमस टीचर हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जो मैं क्लास में भी आपको एक दो बार बताया कि अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया आपसे कि आप अपने, उन्हीं का डायलॉग है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, उन्हीं का सेम लाइन यूज़ करके बता रहे हैं. अगर वो ये कह रहे हैं कि आप अपने मामा जी का नाम बता दीजिए, तो वी कैन ईजिली. अगर वो हमसे कंसेप्ट पूछना चाह रहा है, हमसे रिसर्च पूछना चाह रहा है, जो एक्चुअल में UGC का है, जो उसको लगता है कि आने वाले समय में ये टीचर पढ़ा सकता है, जाके प्रोफेसर बनने के लायक है, ठीक है. अगर उसने ये पूछ लिया कि उसके मामा का नाम बताओ, तो उस तरीके के कई बार क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है. अगर कि उनका हिस्टोरिकल पार्ट ठीक नहीं है, यहाँ वाला तो ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें ठीक हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि भाई ये वाला बताओ कि कौन सा नंबर आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा, दैट वाज वो स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं है जो हमने यहाँ पर बात करी कि 3 ईयर क्या था इतना. हाँ, फिर ये कह दो कि UPSC के पैटर्न पे है, कोई बात नहीं, फिर क्रैमिंग करना भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, यहाँ तक बहुत सारे पार्ट्स को बच्चे हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, और जो मैंने आपको समझाना था वो मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली 1/2 में ये पार्ट समझा दिया है कि ये वाले जो रोल आपके लिए रहने वाले हैं. इस तरीके तक आप डीप इन दी सी जा सकते हैं. ईस्टर्न रिलीजियस एथिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के जन्मदिन पे हम टीचर डेज को सेलिब्रेट करते हैं. हाँ जी, दिस इज, हाँ जी, ये भी रिपीट था जी, ये भी शिफ्ट 2 में था, लेकिन डिफरेंट टर्म्स में था. इसका जो आंसर है डिफरेंट, लेकिन हमने प्रतीजना वाला जो करा था, फून वाला करा था कि 5 वो हैं, 3 दूसरी हैं, तो वो देख लीजिए. क्या 3 प्रेपोजिशन की बात कर रहा है, 5 टर्म्स की बात कर रहा है, 5 प्रेपोजिशंस हैं, 3 प्रेपोजिशन एंड 3 टर्म्स हैं. तो हमारे पास क्या है, तो 3 हमारे पास थी, लेकिन 5 हमारे पास प्रेपोजिशन थी, जो हमने अलग तरीके से बात करी थी. 5 प्रेपोजिशन थी, लेकिन जो शिफ्ट 2 में था उसमें 3 टर्म्स भी साथ में लिखी हुई हैं. ये हैं प्रतीजना वाली, प्रतीजना, हेतु, उदाहरणा, उपान्ना, निगमना, जैसे हमने बात करी थी कि पहले के लिए हमें पहले 3 चाहिए,
उसके लिए हमें पिछले वाले 3 चाहिए, जो हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात भी करी थी, अनुमना की बात है। उसके बाद हमारे पास मेजर, माइनर और मिडिल टर्म की बात थी, जो हम यहाँ पर 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं। उसमें भी इन्होंने व्याप्य की बात करी, या हेतु की बात करी, साध्या और पक्ष की बात करी। 3 साधा, पक्ष और हेतु, ये 3 टर्म्स उन्होंने मेजर, माइनर और मिडिल टर्म को बताया। जैसे ओके, ये साध्या, हेतु और पक्षा की बात करी हुई है नया थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पहले भी बताया था कि हमने एक नॉर्मल एग्जाम्पल पे हमने देखना होता है कि पीपल विद कॉज ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन। जो चीज़ प्रूव ही नहीं हुई है, बिकॉज इट नेवर हैव बीन डिसअप्रूव्ड, बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग द डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। क्या हम ये कह सकते हैं कि सब आइसोलेट रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब दूर रहो? ऐसा नहीं हो सकता, बंदा वैसे ही खींचा चला जाता है। सो दैट वॉज द अपील टू इग्नोरेंस। किसी ने किसी की बात नहीं मानी। आपको पता है कोविड में क्या हुआ? दैट इज़ द अपील टू इग्नोरेंस। सो दिस इज, इफ समथिंग कैन नॉट बी कंक्लूसिवली प्रूवन द ऑपोजिट मस्ट बी ट्रू। वो कहता है अगर दूर जाके ठीक नहीं हो सकता, इट मीन्स मतलब टहलते रहो, करते रहो, बस इसका मेडिसिन ही होगा, उसी वैक्सीन ही लगाई जाएगी, अदरवाइज तो ठीक नहीं होगा। अब सबको पता है गर्मी में बहुत सारी चीज़ें, वॉमिटिंग, ठीक है, लूज मोशन एंड ऑल, बहुत सारा बीपी कम ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब उसको दूर कैसे कर सकते? डॉक्टर एक ही बात कहते हैं हर गर्मी में, लिक्विड्स, जूसेस, अच्छे से खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ। कितनी बार बोल दिया? दैट इज़ दी अपील टू इग्नोरेंस। हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि इसका डैमेज हो गया तो हम कहेंगे नहीं इसने बात नहीं सुनी। हो सकता है फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कैसे? क्योंकि यूरिया पहले कम यूज़ हो रहा था, अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, बंदे ने अच्छे से फ्रूट लिया हो, उसने बहुत अच्छे से फ्रूट ले लिया, लेकिन फ्रूट के ऊपर क्या था, बहुत सारे केमिकल्स थे, डैमेज हो गया। ओके, दिस इज़ बायोमैग्निफिकेशन, ये पीपल एनवायरनमेंट का है कंसेप्ट। चलिए जी, हाँ जी, ये वाली बात थी, ये हमने नेशनल कोऑर्डिनेटर की बात थी। अब ये इकट्ठे डिफरेंट कोर्सेज है, लेकिन यहाँ पर नॉन टेक्निकल की बात थी। बच्चे एकदम से टिक कर आए इसको, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है, मोस्टली गलत है ये वाला। अब नीटर की बात भी हमने करी थी, ये तो हमारे चंडीगढ़ में ही है, सेक्टर 26 में। अब ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। फिर एनसीईआरटी की भी हमने बात करी। अब एक ही बच गया हमारे पास, उसी का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो दैट इज़ दी यूजीसी। ओके, ये एक है आपके लिए डाला गया है एक स्निपेट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आप समझ पाएँ। शिफ्ट 1 पे बच्चे मैंने ज़्यादा समय लिया है। अब आप कहेंगे सर इतना डिटेल डिस्कशन, इतना डिटेल, इसीलिए शिफ्ट 2 तो ऐसे जाएगी क्योंकि उसी में से निकाले हुए हैं क्वेश्चन, उसी में ये एक्सप्लेनेशन आगे है, बस इसी में से आपने समझ लेना। उसमें तो सिर्फ मैंने आपको आंसर ही बताने हैं कि देखो ये मैच कर रहा है, आपको इस तरीके से जाना है। स्कूल एजुकेशन NIOS है, ठीक है जी, ओपन स्कूलिंग वाला आ गया। अब आउट ऑफ स्कूल के लिए इग्नू आ गया। अब इसमें ये हमारे पास NPTEL के कोर्सेज आ गए, जो मैंने बताया था, डिजिटल इनिशिएटिव्स। एक एक पॉइंट हमने करा हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ये भी हमारा क्लास का क्वेश्चन था। हाँ, अब सभी कह रहे हैं क्लास का था, तो इसलिए मैंने पहले आप सबको एड्रेस किया कि जितने भी आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने क्लास में अच्छे से क्लासेस लगाई हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ 5 टॉपिक जो हमने करे हैं, वो आप खुद ही जान गए होंगे कौन सा हमने क्लास में किया है, कौन सा हमने क्लास में नहीं किया। ये सिर्फ आपकी परसेप्शन के लिए कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होके आइएगा, जो नेक्स्ट अभी होना है। हाँ जी, अब यहाँ से भी ये क्लियर हो रहा था। अगर बाकी नहीं पता कि लीलावती जी क्या कह रहे हैं, न्याय सूत्रा किसके थे, या फिर अर्थशास्त्रा से आप जा सकते थे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और जो भास्कराचार्य वाला था ये 2024 या 2023 में भी पूछा गया, लेकिन अब ये डिफरेंट फॉर्मेशन में हमसे पूछा गया। अब योग सूत्र हमें पता ही है पतंजलि के साथ हैं, तो बी का 3 ढूंढिए, यही मैं आपसे कह रहा था। अब देखो 2 ऑप्शन होगी 3 वाली, एक और भी है, लो जी, यही वाली डिफ़िकल्टी की मैं बात कर रहा था कि ये लेवल था जी यूजीसी का कि आप उसको चेक कैसे करेंगे। न्याय सूत्रा में हम गौतम को डालते हैं, तो सी का 2 है। चलो जी, अब सी का 2 किस में रह गया? ये वाला एक सी का 2 है, और 3 वाले में यहाँ एक और कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अर्थशास्त्र में क्या है? चाणक्य हैं। डी का 1 है। अगर डी के 1 से जाओगे तब भी 2 है ना, कहीं भी जाओगे 2 हैं। ए के दोनों 4 डाले हुए हैं, तो इस तरीके से हमारे पास है। तो ये दोनों बच गए। और लास्ट में हमारे पास क्या, लीलावती जी किसके पास चले गए? अलग फॉर्मेशन में चले गए, ए का 4 वाली ऑप्शन पे चले गए। भास्कराचार्य वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है।
ये किताब भी आपके लिए डाली गई, लीलावती भास्कराचार्य, ये मैथ है जी वैदिक वाला, योग सूत्रा स्वामी विवेकानंद, गंगानाथ झा जी की नए सूत्र ऑफ गौतम, बाकी आप सब चीज़ें देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें विजुलाइज अच्छे से हो जाए। है मैं करेक्ट प्लीज़? हाँ, इसको अच्छे से देखिए जी। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोइंग दैट यू फाइंड अलजेब्रा मोर डिफिकल्ट दैन योर सिस्टर डज बट यू कुड इम्प्रूव विद दी प्रैक्टिस। अब कह रहे हैं कि हाँ जी डिफ़िकल्ट है, अगर बहना अच्छे से कर लेती है, बड़े भाई अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने आप में बात करने, जब हमने ट्रांस कम्युनिकेशन की बात करी थी, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, ऑटोमेशन है, तो वी हैव लेफ्ट विद, क्योंकि मन में बात करना दैट इज़ दी मेटा कॉग्निशन। तो मेटा कॉग्निशन को देख सकते हैं। इंटरेस्टेड इन हाउ ह्यूमंस कैन एक्टिवली मॉनिटर एंड रेगुलेट देयर थॉट प्रोसेसेस। अब आपने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए कि रेगुलेट कैसे होगा, ये ऑप्शन भी डाल दी और ऑटोमेशन वाली भी डाल दी कि कैसे आप जा सकते हो। तो मेटा कॉग्निशन जो वर्ड है हमारे लिए दैट इज़ दी अब, बाकी सारी अम्ब्रेला टर्म्स हैं उस छाते के नीचे हैं। कॉग्निशन, रिमेंबर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन अवर माइंड्स। मेटा, the ability to control our cognition, the capacity to reflect on which cognitive skill which we use to succeed in a given task। बच्चे पढ़ाने का पैटर्न यही है। यूजीसी में आपने फर्स्ट टाइम ये वाला वीडियो देखा तो मैं हमेशा ही क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन वाली जो स्लाइड है साथ ही रखता हूँ कि आप लेफ़्ट राइट लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाइज इसको देख सकते हो अच्छे से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये दोनों ही हमने क्लास में कवर किए थे ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन तो आज ही आपके साथ जुड़े हैं। तो इसमें से भी आप कंफर्म कर सकते थे कि क्या है, कॉन्फर करना है या सेम प्लेस पे है। CF का चलो हम यहाँ डाल ही सकते हैं, C का 4 है तो वहाँ से जज हो भी रहा था अगर आपको आता था। हाँ, ये वाला जो टर्म है, जैसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करते हैं ऐसे ही हम एक्स एंटे की बात कर लेते हैं। एक बाद में था, एक पहले था। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर वो C का हम 4 कह रहे हैं तो डेफिनेटली B का क्या है, डेफिनेटली पहले की बात है। बाकी इन अदर और दी सेम प्लेस एट ऑल एंड अदर्स की साथ चला गया, और यही वही है जो हमने पैटर्न पे लिया है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव लेफ्ट विद दी 2। ये आपके लिए एड ऑन है, एक्स्ट्रा। सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करने, सिर्फ ये मानना है मेरा कि आप आगे वाला जो एग्ज़ाम है उसको डिटेल में अच्छे स्टडी करके जाइएगा, क्वालिफाई ज़रूर होगा, ज़्यादा मार्क्स से क्वालिफाई होगा। एट ऑल है, इब्डम जैसे बोलते हैं हम, लोको, ऑपरेटिव स्टैटो, ये ओपी डॉट स्टैटो भी हमने क्लास में किया था। नॉट ए बीन मार्क वेल, SIC एंड विज एंड CF वाला हमने कर लिया, कॉन्फर और वी कैन से कंपेयर। एट ऑल ETC है, एक्स एंटे है, एक्स पोस्ट फैक्टो जो हमने बात पहले भी रिसर्च में करी। अच्छा है कि रिसर्च में क्वेश्चन थे तो आपको ये आइडिया होगा, जो जिसने एग्ज़ाम डाला वो रिसर्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकल भी है, ये भी थोड़ा डैमेज हो गया हमारे लिए। चलिए जी, NCTF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री जो कोर्स है, ये थोड़ा सा वही मेमोरी वाला पार्ट है, डिटेल्स वाला पार्ट है। तो इसमें कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्शन में 6 भी कह रहे थे, 6.5 भी कह रहे थे कि आगे जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर ऑनर्स और रिसर्च का बताया गया 4 इयर्स का क्रेडिट लेवल कितने अर्न करने पड़ेंगे, तो ये क्रेडिट्स हैं 6 हैं, PG 7 8, ये भी आप क्या कर लीजिएगा, एक बार लर्न कर लीजिएगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ये भी अभी तक किसी भी किताब में नहीं है। तो जो ऐड ऑन है हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ रहता है, तो इसको प्लीज़ ऐड ऑन करके चलिएगा। ये मत समझिएगा कि अगले पेपर में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कोई बात नहीं, एवरी टाइम कुछ रहता है। तभी तो आपको बोला कि 40 क्वेश्चंस पेपर 1, बाकी 10 की फ्रीडम आपके पास कि 10 आप गलत कर सकते हैं, लेकिन ये 40 हमेशा ही सही करने हैं। 80 यहाँ पर 120 से ज़्यादा मार्क्स हमने पेपर 2 में लेके आने हैं। हाँ जी, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डेनोटेशन बहुत अच्छे से करा हुआ है इसका। फिजिकल सेटिंग है, नॉइज़ मैनिपुलेशन है, लेकिन माइंड टू माइंड है। अब इसमें से देखिए अपने साथ क्या कर सकते हैं, फिजिकल सेटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, माइंड टू माइंड है। बिलीफ अपने साथ है, कॉन्टेक्स्ट भी अपने साथ है, नॉइज़ मैनिपुलेशन अपने साथ है, या फिजिकल सेटिंग अपने साथ है। ये दोनों पे देखिए, ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन की हमने बात करी थी क्लास में, 1-to-1 कम्युनिकेशन की क्लास में हमने बात करी थी। देखिए ज़रा इसको फास्टली, सो वी हैव लेफ्ट विद दिस
ABCE, ए है, बी है, वैल्यूज़ भी बिल्कुल, और उसके साथ हमारे पास नॉइज़ मैनिपुलेशन जो हमारे पास है वो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में ज़रूर नहीं, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करेगा कि वैल्यूज़ कहाँ से ली हैं, कंटेक्स्ट क्या है, बिलीफ क्या है, या फिर आपने फिजिकल सेटिंग ही ऐसे कर ली क्या है कि नहीं जी हम किसको सुनेंगे, हम तो संदीप महेश्वरी जी को ही सुनेंगे चाहे कितनी भी गाली गलौज करें, नहीं हम तो विवेक बिंद्रा को ही सुनेंगे, नहीं हम तो एलवी यादव को ही सुनेंगे, हम बिग बॉस ही देखेंगे। दैट वॉज आर फिजिकल सेटिंग, हमें उसमें कोई नॉइज़ लगेगी नहीं। फिजिकल सेटिंग आपने पहले ही कर ली, तो यही पॉइंट बस यहाँ से जज करना था कि डी लिखना है कि नहीं लिखना। डी है, यहाँ पर भी डी है, बस एक ही बात थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने थे, कुछ क्वेश्चन को तो हमने 2-3 ऑप्शन से लिया ही है। हाँ जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट ओनली नॉलेज गेन टू एक्सपीरियंस सेंसेस, दैट इज़, और हम पहले ही बात कर चुके थे एक्सपेरिमेंट वाइज, दैट इज़ द एम्पिरिसिज्म, और एथनोग्राफी और ऑपरेशनलिज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म की बात हम कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है पैडागॉगी वाइज, कंस्ट्रक्शनिज्म नॉर्मल टाइप पे रहता है। ये देखिए जी, सोशोलॉजी सोशल कंस्ट्रक्ट, रिलेशनशिप कंस्ट्रक्शनिज्म है, लेकिन साइकोलॉजी के साथ परसेप्शन है वो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये CDP में, पैडागॉगी में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जीन पियाजेट एंड ऑल जितने भी सब लोग थे, इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की भाषा के ऊपर ही काम करने की कोशिश करी। लेविगोस्की एंड ऑल जितने भी सब लोग थे, ये बस उसी कंस्ट्रक्ट के ऊपर ही लड़ते रहते थे। एल्बर्ट बंडूरा सोशल कंस्ट्रक्ट पे थे कि सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है, तो सबका ये था, द स्पेस इन विच ए पर्टिकुलर इंटरमेश बिटवीन ह्यूमन वर्क एंड मटीरियल रिकल्ट्रेंस इज फॉर्स्ड होल्ड द कीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी नॉलेज। अब कईयों के पास एक वहम होता है, बैरन हाइपोथेसिस। फॉर्स्ड होल्ड का मतलब कि ऐसे ही रखा हुआ कि नहीं बस उसने कहा है तो कहा है, बस उसके साथ ही चलेंगे। ओके, जैसे आज हम इसको लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब फॉर्स्ड बिलीव में कहाँ पे चला गया, अफगानिस्तान प्लेयर चले गए फॉर बिलीव, तो 60 के अंडर ही ऑल आउट हो गए। ऑल दो सेमीफाइनल खेल रहे तो उस तरीके की प्रेपरेशन होनी चाहिए, तो उनको लगा नहीं हो जाएगा, तो दे फॉर बिलीव था कि नहीं जैसे पहले जीते वैसे। ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, और फिंगर क्रॉस है, शाम को मैच है इंडिया और इंग्लैंड का। ओके, तो देखते हैं क्या बन रहा है। बारिश जैसे चंडीगढ़ में हो रही है तो हो सकता है वहाँ पर भी हो जाए। चलिए जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार हमने इसको देखा, डेनोटेशन कॉनोटेशन, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार मीन्स आप वेन डायग्राम के साथ भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर था, थर्ड ऑप्शन था कि एथलीट है, सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली वो प्लेयर तो होगा ही होगा, और उसी के साथ हमारे पास बेसबॉल प्लेयर आ गया, डेफिनेटली प्लेयर भी होगा। अगर बॉल प्लेयर है, बॉल फेंक रहा है तो डेफिनेटली बैटिंग भी कर सकता होगा, लेकिन साथ में जो एंड में था वो फील्डिंग भी कर पाए। क्रिकेट मैच की बात थी तो उस पर भी आप लेके चल सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास था, क्योंकि इंक्रीजिंग कॉनोटेशन था, एथलीट हमारे पास होगा। अब सारे एथलीट एक काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी के साथ एथलीट के बाद हमारे पास जो चला गया बॉल, कि बॉल फेंकने वाले बॉलर सभी तो नहीं हो पाएंगे ना जी, तो लेकिन वो एथलीट ज़रूर होंगे अगर बॉल कर रहे हैं तो। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सी ऑप्शन, प्लेयर, कि हाँ बॉल भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, हार्दिक पांड्या, ओके, ऑलराउंडर। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में दैट वी हैव लेफ्ट विद दिस दी फील्ड की फील्डिंग अगर कोई नहीं कर रहा, सिर्फ कहीं बैटिंग करके घर जा रहे हैं, बॉलिंग करके घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं, उनको साथ में फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। इसको आप क्रिकेट मैच के साथ, बेसबॉल मैच के साथ भी आप देख सकते हैं कि आपको सारे करना, ऐसा नहीं कि 200 स्कोर किया, 100 स्कोर किया कि डग आउट में जाके बैठ के, नहीं, आपको बाद में आना है। हाँ, आपकी जगह सब्स्टिट्यूट आ सकता है, बट आपको खेलना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये था हमारा शिफ्ट 1 का, और ये हमारा शिफ्ट 2 है। अब जो शिफ्ट 1 मैंने आपको बताया, शिफ्ट 1 में बच्चे आपने बहुत सारा क्या कर लिया होगा, एनालिसिस इस बात पे कर लिया होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम सेट हुआ, लेवल डिफ़िकल्ट था नहीं था, और उसी के साथ जो क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने 5 पार्ट्स को डिस्कस किया बच्चे, हिस्ट्री वाइज थे, कंसेप्ट वाइज थे, फैक्ट वाइज थे, और आपको यहाँ से ये पता चल गया कि आपके जो टॉपिक वीक थे या स्ट्रॉन्ग थे। हमने ये बनाया था बच्चे के, नहीं बनाया था पेपर 1 में, कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक हैं, और उसमें से वीक में से रॉन्ग कितने हुए हैं और कितने आप करेक्ट कर पाए, चाहे आपने ट्रायल ही करा था उसको, हिट एंड ट्रायल, उसके साथ क्या स्ट्रॉन्ग में से कोई हम रॉन्ग करके आए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। कैसे सेट किया गया एग्ज़ाम, क्या हिस्टोरिकल पार्ट को ज़्यादा लिया गया, क्या फैक्ट वाइज कितने क्वेश्चन थे, उसके बाद
हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज, जो मैंने आपको फिर बता दिया, मैं इसको और कलर से बता देता हूँ कि जो वीक पॉइंट थे आपके, वीक टॉपिक जो थे, मान लो DI था या कुछ और था, बाकी क्वेश्चन तो सर ने भेज ही दिए थे, क्या उसमें से कुछ रॉन्ग हो गया उसके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, अभी कुछ दिन है, या फिर स्ट्रॉन्ग में से कुछ गलत हो गया, क्या वो गलत होना चाहिए था, या कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं हो पाया, उसकी नॉलेज को प्रॉपर नहीं देख पाए, जैसे कम्युनिकेशन की बात हमने करी, पब्लिक मास मीडिया। अब जो शिफ्ट 2 है ये और भी फास्टली चल पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट पहली शिफ्ट में ही पूछ दिए उसने। जैसे ये वही वाला क्वेश्चन है कि बताइए जी पूना कॉलेज किसने बनाया, प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब ये तो हमने बताया था आपको कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन गया। अब सिर्फ और सारी बात किसकी करेगी, कोलकाता की। बस ये पूना वही है जी जिसमें ये सारा हमारे मराठा जो पुणे वाला है, PUNE वाला, वही है पुणे कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग। अब ये देखना है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है, अलेक्जेंडर डफ है, एल्फिनस्टोन रिपोर्ट थी, क्या उसके साथ मैच हो रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा था दैट इज़ A2, B3, C4 एंड D1। अब यहाँ पर इसका भी एक्सप्लेनेशन है, घबराइएगा नहीं। यहाँ देखिए ज़रा, ये पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग बाय दी विष्णु शास्त्री चिपलंकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर। अब ये क्या है, ये वाला जो पार्ट हमारे पास था पूना कॉलेज वाला, लेकिन ये पूछा गया फाउंडर के साथ। अब ये हमारे पास फाउंडर क्या बताए गए हैं यहाँ पे, अब ये वाली एक बार हिस्ट्री आप जाके चेक करिएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है, इन्होंने ही बनाया था, क्योंकि उस समय शिवाजी भी थे और सब लोग पूना इस तरीके से ही बोलते थे। लेकिन हो सकता उस समय वाइसराय हों, किसी और पोस्ट पे हो, जैसे ये स्कॉटिश वाला है, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला है, अलग अलग, जैसे REV लिखते हैं, वैसे इसमें REV रेवन, जैसे रेवन वर्ड यूज़ करते हैं, जो चर्च के साथ यूज़ करते हैं वर्ड, रेवन आएगा आगे, उसमें आर्टिकल्स में भी मेंशन है ये वाला पॉइंट। और उसके बाद राजा राम मोहन राय प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी फाउंडेड। यहाँ से आप क्या कर सकते थे, हिंदू कॉलेज वाला आप क्या कर सकते, राजा राम मोहन राय से आप क्लिक कर सकते थे। B3 बच्चों ने यही किया, बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देना था, इसीलिए मैंने ये नहीं किया कि B का 3 है, बस खुद ही देख लो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एल्फिनस्टोन वाला एक बार आप गो थ्रू कर लेना, लेकिन इन्होंने उस समय ये बनाया था। स्कॉटिश वाला तो पता ही हमें, चर्च ऑफ इंग्लैंड था। बिशप कॉलेज वाला जो है दैट इज़ C एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी, ये बिशप कॉलेज था। और ये पूना वाला लिख दिया, बिशप कॉलेज एंग्लिकन सोसाइटी 1820 से पूर्व थॉमस फेंशे मिडल्टन, द फर्स्ट बिशप ऑफ द एंग्लिकन डिसोसे ऑफ कैलकाटा। एंड ये मैंने आपको दिया, द कॉलेज फाउंडर रेवन अलेक्जेंडर डफ वॉज द फर्स्ट मिशनरी टू इंडिया फ्रॉम चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। की ये बात कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की, कि आप प्रीच कर सकते हैं, किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी तो आगे फास्टली ही जाएगा बच्चे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपने आप को फास्टली और अच्छे से इन्वॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, मतलब 1 आवर के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी, रिसर्च डेजर्टेशन था, वहाँ पर हमें हाइपोथेसिस की बात पूछी गई थी। ये कंसेप्ट वाइज है, फैक्ट वाइज। देखो बच्चे, थ्योरेटिकल पोर्शन हिस्ट्री का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो अगर क्लिक हुआ वही बात कि अगर पेपर क्लियर करवाना तो कर देंगे। तो वैसे ही आप कंसेप्ट और फैक्ट के ऊपर भी मेहनत अच्छे से करिएगा, वो नहीं छोड़ के जाना। कहीं कुछ बच्चे उल्टा ही ले लेंगे, क्या आगे कि सर बस अब हिस्ट्री ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे सर इनके बारे। नहीं, फैक्ट के ऊपर तो क्वेश्चन रहेंगे, वो नहीं गलत करने। तो हमारे पास सबसे पहले भी यही वही है, क्या हम रिसर्च मेथड अपनाएंगे या लिटरेचर रिव्यू हमारे पास रहेगा या एक्नॉलेजमेंट रहेगी। तो यहाँ से तो बच्चों ने इसी तरीके से अटैम्प्ट किया था। दैट वाज वी हैव A, D, B एंड C। ओके, देन दिस अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ, जिसको मैं एक्नॉलेजमेंट की बात करी, फिर सूटेबल टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट और प्रपोजल है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है एंड मेथोडोलॉजी है, एंड कैरिंग आउट रिसर्च प्रेजेंटेशन एंड फाइंडिंग टू राइट है डेजर्टेशन। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट की बात यहाँ पर है, कहीं लिटरेचर रिव्यू पहले डाल दिया हो, कई बच्चे ने तो ऐसे ही किया कि सामने बस D देखा डाल दिया, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट वर्ड देखा नहीं। अरे पहले पूछोगे तो सही, रिक्वायरमेंट तो देखोगे ना कि हाँ ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गाइड के पास हैं, इस तरीके। तो ये पूरे स्टेप्स हैं, इन वर्ड्स को भी आपने ध्यान देना। ये बात मैंने आपसे क्लास में भी बताई थी कि एग्ज़ाम के जो शब्द हैं, वर्ड्स देखने हैं, क्या हैवी वोकेबलरी है, वोकैब आप कह सकते हैं, वर्ड्स कह सकते हैं, थीम कह सकते हैं, किस तरीके से उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया गया है। हाँ जी, ये 4 क्वाड्रेंट्स थे, ये भी हमने
क्लास में ही किया था, एग्ज़ाम में बिल्कुल था। अब सीधा यहीं से क्लियर हो जा रहा था कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो सकती, सेल्फ असेसमेंट भी है, वीडियो भी है, ऑनलाइन है। अब ये कहाँ से लिया? वेबसाइट से, वेबसाइट पे ही है। ये देखिए ज़रा, स्पेशल रीडिंग मटेरियल है, डिस्कशन फोरम है, असेसमेंट टेस्ट है, वीडियो लेक्चर है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन था ये शिफ्ट 2 के अंदर। हाँ जी, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल वाइज आप ले सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पेपर 2 डिफरेंट है तो उसमें आपको आइडिया होगा। ये जो गौतम बुद्ध थे उनके थॉट में से क्वेश्चन था, आई विल प्योरीफाई माई वर्बल एक्शंस थ्रू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। अब कई बार क्या कहते हैं, पहले सोचिए फिर बोलिए। अब आपकी इस क्लास को प्रिपेयर करने के लिए 3-4 दिन लगे कि क्या क्या बच्चे के साथ बात करनी है, क्या क्या फॉर्म है। आप कई यूट्यूब पे क्या कहते होंगे, जो मैंने आपको हमेशा ही ऑफलाइन में बताया, बस वो कह रहे हैं कि एक्टिंग करने हैं। तो हमने आपको पहले ही दिन ही बताया है, ना तो एक्टिंग करी है ना ही करेंगे। फिर कपिल शर्मा जी को बोलो कि पढ़ाएं रिसर्च डेजर्टेशन, ठीक है, वो नहीं है ना। जब बाकी जितने भी कॉमेडी स्टार्स हैं वो उनका प्रोफेशन है, तो वी आर नॉट हेयर फॉर डूइंग द एक्टिंग। तो बस सिर्फ आपके लिए क्या है, आई विल प्योरीफाई माई वर्बल एक्शन थ्रू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर आउट भी करने की, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, दिस इज़ एक्चुअली अ रिसर्च। ये लीजिए, ये यहाँ से लिया गया जी, एक कोड था वहाँ से लिया, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्शन, सेम टू सेम। अब मैं इसको फिर वो नहीं कहूँगा कि क्रॉस चेक करिए, नहीं, किसी ने नहीं किया बच्चे, इसीलिए आपको बताया कि ये ऐड ऑन करके दिया। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ना ही रिलीजियस की बात करी, ना ही पॉलिटी की बात करी, ना ही पावर की, सिर्फ उन्होंने बात करी वर्बल कम्युनिकेशंस की। हाँ जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। लेकिन अब ये आया कहाँ से? ये हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, चलो नाम तो मेरे साथ ही मैच कर रहा है। तो उसमें क्या उन्होंने बताया था कि सर आप बिल्कुल करवाएंगे। हाँ जी, हमने पूरा डिटेल में इसको देखा था, इंटरनल वैलिडिटी को। लेकिन उसमें थ्रेड्स को पूछा गया क्या डर हो सकता है। इंटरनल मीन्स जो हम खुद जाके चेक कर रहे हैं कि हमने रिपोर्ट सही बना दी है या माइंड में क्या है। अब एग्ज़ाम की वैलिडिटी भी बच्चे आप चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम की वैलिडिटी क्या है। अब एग्ज़ाम में उसका इंटरनल वैलिडिटी था, क्या मैच्योरिटी थी। मैच्योरिटी में देखिए ज़रा, क्या अंकल इन्होंने पेपर हाँ चलो हम इस यहाँ से तो बड़े हो गए, हम एग्ज़ाम देने चले गए, लेकिन जिसने एग्ज़ाम सेट किया ये वाले थे, वो ये मैच्योरिटी थ्रेट है। तो उसी तरीके से एट्रीशन है, क्या आपके एट्रीब्यूट्स रह जाएंगे अगर आप उसमें साथ में इंस्ट्रूमेंटल। अगर हिस्ट्री है, क्या आप हिस्ट्री में ऐड ऑन करना चाहेंगे, ये देख सकते हैं। इंटरेक्शन विद लाइफ आउटसाइड ऑफ द स्टडी। अब हिस्ट्री का मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी लाइव क्लास चल रही है। कैसे? कल लोकसभा के स्पीकर का चयन हुआ, ओम बिरला जी को बनाया गया। अब उन सब लोग संविधान की कॉपी लेके कल भी पहुंचे, उससे पहले भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने एमरजेंसी की बात करी कि आज से इतने साल पहले एमरजेंसी, दैट वाज आल्सो द हिस्ट्री, कि सामने क्या डालना चाह रहे हैं उस थ्रेट को कवर करने के लिए। ये भी आ सकता है आउटसाइड द स्टडी एनवायरनमेंट दैट में इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिव। बच्चे एक एक पॉइंट को देखना ज़रूरी है, और उसके बाद जब आप टेस्ट कर रहे हैं कौन सा पॉइंट आपके लिए रह रहा है। तो हमारे पास जो है दैट इज़ व्हेन पार्टिसिपेंट बिहेवियर चेंजेस अ फंक्शन हैज़ बीन टेस्टेड प्रीवियसली। बार बार उसको टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास ये क्या है, अगर हाँ सिंगल ऑप्शन से बच्चों ने किया था कि सर मैच्योरिटी की वाइज हम थक गए, साइकोलॉजिकल चेंज था, थक गया, वो ये क्या कहेंगे, बस कर लिया जो करना है, पेंशन आ रही है, पैसे आ रहे हैं, बढ़िया है, बस जिसको करना है करे। ऐसा जैसे हमने वेलेस्ले की बात करी थी, अभी तक भी जो हमारा सिविल सर्विसेज है वो पहले का ही पैटर्न पे चला हुआ है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। बस उसमें एक कर दिया कि पहले फ़ॉरेन जाके पेपर देना होता था, अभी यहाँ पे पेपर होता है, बस इतना सा है। अब अगर सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, 4th रैंक थी उनकी, लेकिन देखिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी कितना काम किया। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उन चीज़ों को ले रहे हैं। टेस्टिंग अल्टर रिस्पॉन्सेज ऑन दी प्रीवियस टेस्टिंग। देखिए ये जो शीट है, सेम लाइन, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम की सेम लाइन ही डाल दी। ओके, चलिए जी, ये वैलिडिटी टेस्ट है। एक बार आप इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टैटिक रिग्रेशन भी देख सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ऑल दो हमने कवर किया है क्लास में। इस बात को बच्चे ध्यान रखना है, न्यू पॉइंट्स को देखना है कैसे कैसे उसको कवर किया गया, क्योंकि हम नेक्स्ट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, रीस्टार्ट और रीविटलाइज कर रहे हैं उसको, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं सारी चीज़ों को कि कहाँ पे गलती हुई आपसे। हिस्टोरिकल
मैच्योरिटी, एक्सपेरिमेंटल बायस भी हो सकता है इंटरनल वैलिडिटी में, ये तो बच्चा अच्छे से पहचान जाता है। टेस्टिंग की पहले ये किया था, फिर ये किया था। एंड द डिफ्यूज़न, हेलो आप करके बताइए डिफ्यूज़न, ये रॉ में भी यूज़ हो रहा है कि उधर वाली साइड शिफ्ट हो जाए। जैसे डिफ्यूज़न में मैंने आपसे बात करी थी, हमारे DRDO के साइंटिस्ट से, उन्होंने पाकिस्तान में भेज दी रिपोर्ट सारी ब्रह्मोस मिसाइल की, तो दैट वाज आल्सो। हाँ जी, ये क्वेश्चन था जी नया लॉजिक वाला, 5 प्रपोजिशन 5 टर्म्स 3 है। अब इसमें इकट्ठा करके क्वेश्चन आया तो 5 और 3 वाला करेक्ट था। एक पर्सन ने इसका गलत आंसर दिया कि नहीं जी 3 होती हैं, 3 टर्म 3 के साथ, बट ये दिस इज B एंड C, ये तो हमने खुद भी किया है। ये वही सेम रिपीट सेम है, ये वाला भी सेम है। तो ये हम सब लोग तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरीके का पेपर होगा कि सुबह जो आया है वही शाम को आएगा। अब हो सकता है वन नेशन वन एग्ज़ाम के लिए करा हो कि यही है वन नेशन वन एग्ज़ाम, तो कि सबको सेम अधिकार है, सुबह वाला पेपर शाम को आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज़ A, B एंड D एट्रीब्यूट ऑफ द इंडिविजुअल प्रपोजिशन, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड दिख गया, वहाँ पर वैलिडिटी और इनवैलिड थी। सही गलत हो सकता है, उसका वैलिड इनवैलिड होना हम नहीं तय कर सकते। देन टू अप्लाई सिंगल प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ, अब बताइए ये सेम लाइन है, हो सकता है पेपर में बोलने को तो कितना ही बोल दें, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बोल रहे हैं, वो तो उसी दिन बोलना चाहिए था शाम को। सर कहते हैं कि छोड़ो पर है, कोई नहीं। अब ऐसा हो नहीं सकता ना कि सेम ही लाइन आ जाए। एंड देन द डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट ऑल द ट्रू, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, वैलिड में नहीं रहेगा। अब प्रमाइसेस ट्रू का मतलब वही स्काई इज ब्लू, ठीक है ना, सही नहीं हो सकती। हाँ जी, UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, कंसोर्शियम वर्ड भी हमने कवर किया। एनलिस्ट हो गया, इंडेजस्ट, इक्टे हो गया। अब शोध गंगा है, कंसोर्शियम की बात भी हमने काफ़ी बार करी, और ये सेम लाइन 3 कंसोर्शियम को ऐड किया गया, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है दैट इज़ ई शोध सिंधु। चलिए इसमें देखते हैं, ये है जी शोध गंगा आ गया, लेकिन हमारे पास जो है ई शोध सिंधु है, जिसमें हमने इन्फ्लिबनेट था, डेजर्टेशन और थीसिस की बात हमने यहाँ पर करी है, और उसमें शोध सिंधु की बात हमने पिछली बार कर चुके थे, क्योंकि विद्वान भी कवर कर चुके हैं, शुद्धि कवर कर चुके हैं, शोध सिंधु वहाँ कम कवर कर चुके थे, लेकिन शोध गंगा बचा हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये एक्स्ट्रा एड ऑन इसमें दे दिया गया है। लेकिन तीनों को जहाँ पर ऐड किया गया दैट इज़ द शोध सिंधु, और वैसे हम कहते हैं कि जहाँ पर ये 3 चीज़ें नदी मिल गई, ये उसी के हिसाब से लगा लीजिए। ओके, इसलिए नाम रखा गया ई शोध सिंधु। हाँ जी, अब इसमें हमारे पास था हाई सेल्फ एफिकेसी लिटरेचर वाला क्वेश्चन था, कि उसने डिक्लेयर किया, बताया कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। इसी का एक ऑपोजिट क्वेश्चन वहाँ पर था अलजेब्रा वाला, तो इट मीन्स आप समझ पाए ना कि एग्जामिनर कौन से थे, वैसे थे कि चलो इनको ये डाल देते, इनको ये डाल देते, इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब पार्शियलिटी उन्होंने प्रॉपर करी कि ये वाले भी पास हो जाए, ये वाले भी पास हो जाए, लेकिन बाकी सब लोगों की कुछ मंशा और थी। एग्जामिनर तो अच्छे थे जिन्होंने पेपर डाला, एग्ज़ाम सेटर जो थे, अच्छा पेपर था, लेकिन गड़बड़ हो गई। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी, इसको भी बच्चे क्या करिए प्लीज़ अच्छे से रीड करिएगा। जो मैंने आपको बताया कि पहले वाले में मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दी, ये उसी का है। सेल्फ वर्दीनेस है, सेल्फ एस्टीम है, हेल्दी सेल्फ एस्टीम कंबाइंस सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एफिकेसी। देन इन्फ्लुएंस हाउ वन अप्रोच गोल्स, टास्क एंड दी चैलेंजेस, ये देख लीजिए। I believe I do well in this class, declared to his brother. I received a perfect score, the verbal part on the SAT. I have always excelled in my literature class, is demonstrating which of the following high self-efficacy in the literature. कि उस चैलेंज को भी वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने की कहाँ से कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है। बच्चे कभी किसी ने नहीं दिया है पहले, इतनी मेहनत कौन करता है, इतनी रिसर्च नहीं करता, बस आंसर दे के उस एक्सप्लेनेशन दे के ख़त्म। हाँ जी, ये बात भी आपसे हुई थी। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी मैथमेटिक्स, जैसे प्रमाणवर्ती का अलग है, ठीक है, अलग अलग सूत्र उसमें लिखे हुए हैं, विष्णु भगवान भी हैं का भी थोड़ा सा इसमें है डाला गया, लेकिन जो जैमिनी मीमांसा सूत्र थे ये अलग से थे, और लीलावती की बात हमने पहले ही कर रखी है, ठीक है जी। मैथ वाली बात हमने पहले फ़ोटो दिखा दी, ये एक्स्ट्रा वाला ये विष्णु भगवान वाला है, ठीक है, जो हमने मीमांसा सूत्र में है। इसमें भी कुछ और गॉड के ऊपर कुछ बातें इसमें ऐड ऑन करेगी, सबकी अपनी अपनी फ़िलॉसफी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर है लीलावती, लीलावती वाली जो स्नैपेट थी वो मैंने आपको पहले बता दी थी, आप इसको थोड़ा और ऐड ऑन कर सकते हैं अपने लिए। हाँ जी, ये वाला था
नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन से हैं, याद है वो सारा का सारा टेबल आपको मैंने बताया था कि कौन सा किसके लिए, कौन सा किसके लिए। अब CEC भी था, NIOS भी था, NPTEL भी था, ये भी था। अब ये वाला हमने देखना था कौन सा नहीं है। अब डी वाला जो ऑप्शन हमारे पास है ये भी डी है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन सी के साथ हमारा ये भी आना था, कंसोर्शियम वाला भी कवर होना था। क्लियर हो गया जी। ये वाला है, MOOC कोऑर्डिनेटर हैं, NCERT, NIOS है, IGNOU है, UGC आ गया जी, टीचर ट्रेनिनेटर वाला आ गया, मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूशंस आ गए, UG AICT आ गया, कंसोर्शियम हो गया। ये सारे कवर हो गए और टेबल वहाँ से देखना बच्चे। और ये हमने बात करी थी NOIR, नो इंडक्टिव रीजन, और वीकेंड से कुछ और शॉर्टकट भी आप इसका बना सकते, नोईर बना सकते हैं, नो IR भी बना सकते हैं, नो इंफ्रारेड, इस तरीके से। अब स्केल कहाँ पर पूछ रहा है, रैंकिंग ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर रैंकिंग हो सकती है। अब हमें पता है कि नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है, सारा बता दिया। अब रैंकिंग कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। तो बस वहाँ से हमने आगे जाना था, एक स्केल को मिस करना था, क्योंकि ये सब सेट होता है। ये हमने बताया था कि ये सब में रहेगा, R है, इसमें I आ गया, और उसमें हमारे पास O आ गया, और N यहाँ पर बच गया। तो 3 चीज़ें आनी थी, नॉमिनल नहीं आना था। सो दैट इज़ दी B, C एंड D। ये लेवल्स हैं, इसको आपने एक्स्ट्रा में ऐड ऑन कर लेना है। रेशो में वेरिएबल भी हैं, रैंकिंग भी हैं, ये भी हैं, ठीक है जी। नॉमिनल में रैंकिंग्स हमारे पास नहीं है, इक्वल इंटरवल भी नहीं है, लेकिन बस उसमें कैटेगरीज और लेबल होगा, येस नो, मेल फीमेल, इस तरीके का होगा। बाकी सभी चीज़ें ऑर्डिनल से होना शुरू हो जाएंगी इस तरीके से। ये वाला 25 पॉइंट मैंने क्लास में करवाया भी था आपको, लेकिन ये वाला आपके लिए ऐड ऑन है, इसको और देख लीजिए अच्छे से। हाँ जी, अल्फ़ाबेटिक राइटिंग इज़ नोन एज, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन था, थोड़ी सी खुशी हुई कि नोट वाला क्वेश्चन भी एक आध दिया गया था, लेकिन नोट वाले पेपर 2 में ज़्यादा थे, पेपर 2 में ज़्यादा थे, पेपर 1 में कम थे। लिटरेसी, टाइपोग्राफी, एक्सक्लूसिविटी, लेकिन जो नॉट टचिंग है, जिसको हम टच नहीं कर रहे, दैट इज़ दी प्राइमरी। ओरलिटी, और ओरल तो पता ही है, ओरल बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, टच्ड बाय दी अल्फ़ाबेटिक राइटिंग, जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स को क्या करते हैं, लिखते हैं, ये है जी प्राइमरी। ओरलिटी, untouched by the culture of the writing of the print, and the typography is the art and technique of arranging types to make the written language legible। हाँ जी, मास कम्युनिकेशन, जो पहले वाले शिफ्ट में क्या था जी, पब्लिक कम्युनिकेशन था, लेकिन सेकंड वाले में हमारे पास आ गया जी मास कम्युनिकेशन। अब देखिए जी, होमोजीनियस होना सेम होगी जी क्या मास कम्युनिकेशन में, क्या साथ ही साथ फीडबैक आ जाता है जी मास में, रैपिड ट्रांसमिशन होगी, मास बिल्कुल मीडिया में देखिए, मास ले लो, मास मीडिया कम्युनिकेशन ले लो, देखिए जी यूज़ ऑफ मीडियम है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज ए सोर्स है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन था, इजी। मॉडरेट ले लो अगर नहीं पहले स्टडी किया हुआ तो। हम अब देखो कैंसिल किससे हो रहा है हमारे पास, तो हमारे पास है BDE, यहाँ पर बच्चे ने टिक किया हुआ, BDE ऑप्शन हमारे पास है, प्रोफेशनल है, मीडियम है, और ये है इमीडिएट फीडबैक। अब जो मीडिया है उनको हम नहीं दे सकते हैं, और साथ में ऑडियंस भी यहाँ पर सेम नहीं रहती है, जैसे पहले हमने बात करी थी। वाइड रिसर्च है, डिसेमिनेशन है, पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, इन्फ्लुएंशियल है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस, ये देखिए होमोजीनियस है। ये मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा था, फीडबैक लूप है, इमीडिएट नहीं हो सकता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब आप ये देखिए ना कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं सेम टू सेम ही उठाया उन्होंने। ये बात चेक करने की कोशिश करे बच्चों से कि बच्चों ने क्या एक हेल्दी रीडिंग करा है, एक अच्छे से रीडिंग करा है, जो मैं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से कि हेल्दी रीडिंग चाहिए आपका। स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज, टेक्नोलॉजी, डायनामिक, कल्चरल, रेगुलेटेड, इंटरेक्टिव, कन्वर्जेंस। अब ये क्यों दिया, कन्वर्जेंस मीन्स एक ही पॉइंट पे, डाइवर्ज होता आउट। अब ये इसीलिए है कि अगर कोई क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया पब्लिक या मास से, तो ये वाला पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, अर्लीस्ट टू दी लेटेस्ट। अब बच्चों ने बताया, यहाँ अगर आप देखें तो इसमें भी एक ही ऑप्शन से हो जाना था, A है, D है, C है, E है, 2 में दिया गया। हाँ जी, अब पटना है, उस्मानिया है, अलीगढ़ है, ये है, लेकिन जो क्लिक होना था वो SNDT से हो जाना चाहिए था, SNDT से हो जाना चाहिए था, वुमेन्स यूनिवर्सिटी से, अर्लीस्ट टू दी लेटेस्ट, क्योंकि उसके बाद तो अब ऐसा तो है नहीं वुमेन का, क्योंकि अब तो सारी को एजुकेशन है, ऑल दो स्कूल्स कुछ हैं, लेकिन पहले ये SNDT बनाया गया, ये वाला जी। ठीक है जी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर,
जो हमारा राजकीय विश्वविद्यालय था एस.एन.डी. वुमेन यूनिवर्सिटी 1916। ये एक्चुअल में है जी, सारी चीज़ें एक्चुअल में ही डाली गई हैं, तो इसमें इस तरीके की आप रिसर्च में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भाई साहब मैंने इसलिए डाला कि आपको और भी हिस्टोरिकल पूछा जा सकता है, इसीलिए फाउंडर का नाम भी डाल दे कि इन्होंने फाउंड किया था, और उसके बाद टाइमलाइन को भी डाल दिया 1920। सो हमारे पास जो इसका आंसर था वो मैं आपको बता चुका हूँ, दैट वाज दी सेकंड वन। बाकी आप अलग तरीके से भी उसमें डाल सकते हो, उस्मानिया जैसे, ठीक है जी। KCR अभी उसमें लीड कर रहे हैं। हाँ जी, GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन परसेंटेज, और ये तो इजी क्वेश्चन था। वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे? क्रेडिट्स का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हमसे ईयर वाइज क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन से ईयर में रहेगा, दैट इज़ 18 to 23। हाँ जी, अब उसमें हमारे पास पूछा गया था अपील टू इग्नोरेंस था, लेकिन कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर से देयर इज़ नो वे, जैसे हम कहते हैं मोरली वाइज ये बात हो ही नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं अरे यार ये क्या हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। जैसे एक एक्टर ने अपने ही फ़ैन को, है ना, मर्डर कर दिया, ऐसे हम कहते हैं यार ये कैसे होगा, ऐसे भी हो सकता है क्या? तो दैट वाज द मोरालिटी के ऊपर बात हो रही है, दैट इज़ अगेन द बैगिंग द क्वेश्चन। When conclusion is assumed to be true in the argument premises, or we can say murder is always morally wrong, therefore abortion is morally wrong। अब इसमें अगर ऑपोजिटली हम बात कर दें कि जो हमारे देश के जवान हैं, तो उसमें भी क्या है, शूट करे, वो कहते नहीं ये राष्ट्रहित के लिए है, राष्ट्रीय रक्षा के। जैसे कल भी जो हमारे 3 मिलिटेंट्स थे जिन्होंने हमला किया था जम्मू कश्मीर में, उनको भी मारा गया। तो ये मॉरली क्या है, रॉन्ग है। ये उसकी बात कर रहा है बैगिंग दी क्वेश्चन की। हाँ, ये भी कॉनोटेशन के ऊपर है। वहाँ पर हमने प्लेयर की बात करी थी, यहाँ पर हमने एनिमल है, हॉर्स है, बीस्ट ऑफ बर्डन है, डोमेस्टिक एनिमल है, कि क्या पहले वह एनिमल है, क्या उसके साथ फिर वो डोमेस्टिक या घर में रख सकते हैं, क्या उसके ऊपर हम सामान रख सकते हैं, फिर वो क्या है, क्या वो क्या है हमारे लिए क्या है जी, हॉर्स है, डेफिनेटली हॉर्स है। तो इस तरीके से चूज़ कर सकते थे, जैसे हमने वहाँ पर फील्डर को चूज़ किया था। इक्वल वेटेज दिया गया जी पेपर 1 जो दोनों शिफ्ट में था, लेकिन हिस्टोरिकल पार्ट पेपर 1 में ज़्यादा था, शिफ्ट 1 में ज़्यादा था, शिफ्ट 2 में कम है। हाँ जी, दी क्लासरूम टेक्नोलॉजी, ये क्लासरूम टेक्नोलॉजी बच्चे है कोल एंड चैन मॉडल, ये दोनों में था, मीन्स टीचिंग प्लस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशन इंडोलेंस है, कोर्स ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्लासरूम टेक्नोलॉजी है एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स वी हैव। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टिक भी ऑलरेडी है उसी पेपर में, A, B एंड C। अब यहाँ पर ये बात नहीं कर सकते कि जब हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, फेल हो जाने तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देन इंस्टीट्यूशन इंडोलेंस भी उसका पार्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये लीजिए जी, फ्लिप्ड क्लासरूम, ई लर्निंग, स्मार्ट बिल्डिंग्स, परफॉर्मेंस, रोबोटिक्स, सर्विलेंस भी रहेगा, VR टेक्नोलॉजीज़ भी रहेंगी, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगेन कम्युनिकेशन फॉर्म है जी, पर्सनल एड्रेस है, सोशल ड्रामा है, नरेटिव्स है, साइलेंस है। देखिए जी फास्टली इसको, सीक्वेंशियल कहाँ से करेंगे, साइलेंस से करेंगे या सोशल ड्रामा से करेंगे? हाँ जी, अच्छा टिक भी है यहाँ पे, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर हमारे पास पर्सनल एड्रेस आएगा, पॉइंट टू सेल्फ एंड अदर इन इंटरेक्शन, बाकी तो रॉन्ग ही था। अगर यहाँ से नहीं करना, B का 4 देखो, हाँ बाकी पे नहीं है, B का 4 भी कर सकते हैं। सोशल ड्रामा इन्वोक्स लोकल सोशल कल्चर रूल्स फॉर दी बिहेवियर, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब ये इजी इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑप्शन से ही आप देख सकते थे जो भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन थी। नरेटिव्स में हमारे पास अलग तरीके से पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स होगा, जैसे हम कहते हैं नरेशंस करनी है, सबकी नरेशंस क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे मूवी को भी नरेट किया जाता है पहले। सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल, सिस्टमेटिक एलिमिनेशन कहाँ करेंगे जी, क्या क्वालिटेटिव में करेंगे, कोरिलेशन में करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल में करेंगे, क्रॉस सेक्शनल में करेंगे? अगर सिस्टमेटिकली हमने उसको माइनस करना है, कुछ वेरिएबल जो कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास जो हमने शुरू किया था रिसर्च का, IV एंड DV, लेकिन कुछ वेरिएबल जो होते हैं जो IV के साथ कॉन्स्टेंटली टक्कर करने की कोशिश करते हैं। सो दैट वाज इन दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें हम सिस्टमेटिकली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि नहीं इसको नहीं हम रोल आउट कर सकते। हाँ जी, क्रॉस सेक्शनल सोर्स 1 सोर्स 3 एक ही समय पे है, लेकिन यहाँ पर क्या सेम सोर्स है लेकिन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, उसको देखेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। अब आप कहेंगे सर क्लॉक सेम है अलग अलग कंट्रीज़ में,
ओके चलो, हाँ जी, मैक्लॉय मिनट्स, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है बच्चे। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ये है बी के लिए दोनों, मतलब ये मैं वो कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे पेपर 2 में भी, पेपर 1 में, जहाँ पर दोनों ही आंसर आने थे, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलते होते हैं। जैसे प्रमोटेड ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन एज टीचर, जब इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, इंग्लिश उन्होंने इंस्ट्रक्शन कह दिया था, तो डेफिनेटली टीचर्स को तो बनाना ही था, तो ये वाला पॉइंट भी उसमें ऐड ऑन होना था। कुछ चैनल्स ने इसको करेक्ट बोला है, कुछ ने इसको करेक्ट बोला है, तो हमारे हिसाब से जो करेक्ट है, अब डेफिनेटली वो यूज़फुल लर्निंग है, यूटिलिटेरियन आइडियाज़ है, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि यहाँ तक 100 काउंटिंग सिखा दिया, ये 50-50 सिखाएंगे यूटिलिटी के हिसाब से, बस ये नीचे 10-10 सिखा देंगे, जो हमने पहले बात करी थी। सो उसके लिए जो हमने यहाँ पर लिया है ABCD लिया है, और डेफिनेटली पर्शियन, पाली और जो लैंग्वेजेस थी इनको इन्होंने स्टॉप कर दिया था। इंडिया को इन्होंने बोला था कि अनहोली डिफेक्टिव है, जो सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश और क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करी थी, तो मैक्लॉय मिनट्स था। हाँ, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर A और C रहेगा, फिर तो दोनों ही गलत करने पड़ेंगे, यही वाला करेक्ट बनता है। ये ले लीजिए जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ें विद प्रूफ होती हैं। तो ये थॉमस बेबिंगटन मैक्लॉय, I have travelled across the length breadth of India. I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values. We would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual cultural heritage. इसी चीज़ को इन्होंने क्या बोला, इनकी खुद की वर्डिंग है जी, न्यूज़पेपर में है, देखो ध्यान से। I propose we replace her old and ancient education system for the Indian think that all this foreign and English is good greater than their own. अभी भी यही समझते हैं कि अगर उसको अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है तो बहुत अच्छा है। अब मैं हमेशा कहता हूँ एक बार संस्कृत वाले के साथ बात करिए, संस्कृत का पॉडकास्ट भी आता है, बहुत सारी लैंग्वेज का पॉडकास्ट आता है, वो तो हमने मान लिया कि इंग्लिश अच्छा है, तो ये वही बात है जो इन्फिल्ट्रेशन ये करना चाहते थे। इट इज़ गुड एंड ग्रेटर दैन देयर ओन, दे विल लूज देयर सेल्फ एस्टीम, देयर नेटिव कल्चर, दे विल बिकम व्हाट वी वांट एंड ट्रूली डोमिनेट द नेशन। और ये खुद भी ऐसे चाहते थे कि जो टेस्ट है ब्रिटिश बन जाए लोगों का, लेकिन पर्सन इंडियन ही होना चाहिए, मैक्लॉय। सो इसीलिए ABCD करेक्ट है। कभी आप ये कहें कि सर ये वाला ठीक है, बाकी सब ने कुछ ने कहा होगा ठीक है, ये हमने उसी पे डाला है, ABCD है। बाकी अब तो चलो पेपर का आंसर किया था, फिर अलग बात होती। हाँ जी, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, ये हमने जिसमें प्लान एक्ट रीएक्ट की बात करी थी, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया बच्चे, ये वाला रिफ्लेक्ट प्लान एक्ट वाला जो क्वेश्चन लिया गया वहाँ से ले लिया गया, इनके ये वाले पॉइंट्स ले लिए गए। कभी आपको लगे क्लास वाले से नहीं आया, ये क्लास वाला ही है। सो हमारे पास थर्ड ऑप्शन था ECBAD, दैट वाज एनालाइजिंग। जैसे हमने डेजर्टेशन में बात करी थी, एक्नॉलेजमेंट की बात करी थी, इसलिए शिफ्ट 1 में ज़्यादा समय लगा, शिफ्ट 2 में कम समय, क्योंकि शिफ्ट 1 में ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। रिफ्लेक्ट है, एनालाइज करेंगे, ये देखो यहीं से उठाया उसने, और कहाँ से उठाना था, रिसर्च करिए कि कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया उन्होंने, ठीक है। यही बात मैं आपको वहाँ बताना चाह रहा था क्लास में कि फील करिए आप एक रिसर्चर बन चुके हैं और उस तरीके से क्या टेस्ट हो सकता है एग्ज़ाम का, उसी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए जी, हाँ जी, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जी, ये जो हमारा शिफ्ट 1 था और शिफ्ट 2 था बच्चे, कंप्लीट हो गया है। और 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले समझाई थी उसको फिर से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। एक तो आप ये समझ चुके हैं कि जो टेस्ट था एग्ज़ाम का क्या था, डिफ़िकल्ट था नहीं था, वो कहाँ पर आपको चेक करना जा रहा था। अब पहले आपने एनालाइज कर लिया, अच्छी बात हुई कि ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में था, अच्छा हुआ कि बिल्कुल लास्ट में था, अपने आप ये हमने बनाया नहीं। उसके बाद आप अपना प्लान कर सकते हैं 30 डेज़ 20 डेज़ 40 डेज़। अब जब आ गया तो आ गया, हो सकता है 20 दिन बाद हो जाए, 30 दिन बाद हो जाए, 40 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाए। हमने बताया था प्रेडिक्ट नहीं कर सकते NTA को। प्लान, सेट गोल्स एंड ले आउट दी स्ट्रेटजीज़ की हिस्ट्री वाला रिवाइज़ करना है या फिर स्ट्रॉन्ग वाला रिवाइज़ करना है या वीक वाला, जिसमें ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, ज़्यादा नेगेटिव हुआ है, मार्किंग नहीं, ज़्यादा गलत हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। और जो हमेशा मैं आपसे बात कहता हूँ बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट को नहीं ड्रॉप करना। अब आप बताइए क्या ये क्लास में नहीं किया? बिल्कुल किया हुआ है। और उससे पहले ये क्वेश्चन 2023 में 2022 में बार बार आया हुआ है, लेकिन ये अंदर वाले प्लान पे आया हुआ है, अभी इस बार बाहर वाले पे डाल दिए। बस वो आपको क्या करना चाह रहा है, कंसेप्ट वाइज चेक करना चाह रहा है,
थोड़ा सा जो था, जो मैंने आपको बताया, वो हिस्ट्री वाइज चेक करना चाह रहा था पेपर 1 में। पेपर 2 की बात मैं नहीं कर रहा, पेपर 2 में तो सारा ही प्रोसेस था, उसको तो 5 साल तक हम अपना उसी में अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये अलग पैटर्न होता है, तो थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री को टच नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इस पॉइंट के साथ आपने देखना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या हिस्टोरिकल है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि किस तरीके के वर्ड्स को चूज़ किया गया था और कैसे मैंने वो स्निपेट्स को आपके साथ मैच किया है कि कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन उठाया हो सकता है। इसीलिए मेरे को थोड़ा समय लगा, अदरवाइज़ 19 को ये होना चाहिए था, बट आज है आई थिंक सो 27 है, हाँ 27 है, तो ज़्यादा समय लगा। बट मैंने आपको ये प्रॉपरली एज़ पर जो पैटर्न हमने बनाया हुआ क्लास में उसी के तरीके से दिया है जो हमने ऑफलाइन में स्टडी किया है। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इतना पेशेंस से सुनने के लिए और पूरा लॉन्ग लास्टिंग एंड तक बने रहने के लिए। और कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया हुआ तो प्लीज़ फीडबैक और रिव्यू दे सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपका रहता है तो उसके रिगार्डिंग रिवीजन भी हम देख लेंगे। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू पॉजिटिव स्टडी, और हमेशा अच्छे से और खुशी से प्रिपेयर करना बचे, टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई दिक्कत हुई तो आप कॉल कर सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।